स्टोरी शुरू होती है, हमें एक बंदे को दिखाया जाता है, मतलब दो लोग इंटीमेट हो रहे होते हैं और बहुत रफली इंटीमेट हो रहे होते हैं। और हमें एक रेड बाल वाले बंदे को दिखाया जा रहा है, इसको तुम लोग याद कर लो, ठीक है। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक औरत को जो कि एक प्रोस्टिट्यूट वाला काम करती है। सो बेसिकली वो अपने कस्टमर को बाय करने आई होती है एंड उसके कस्टमर जाते ही उसका मूड तुरंत चेंज हो जाता है और वो अंदर जाती है और फिर फ्रिज से ड्रिंक निकाल के पीते हुए बोलती है उस बुढ़े का फेरोमोन्स काफ़ी बेकार था। तभी वहाँ पर उसका लड़का आता है, उसे एक कागज़ देखता है और कहता है कि मेरे टीचर ने मुझे स्कूल से दिया है। उसकी मम वो कागज़ लेती है और बोलती है कि उन लोगों को पढ़ाने पे फोकस करना चाहिए, क्या बकवास चीज़ों पे ये सब वक्त जाया करते हैं। तो फिर तभी वो देखती है कि वो रिपोर्ट रहता है जो कि सेकेंडरी जेंडर रिजल्ट होता है और उसको पता चलता है कि उसका बेटा ओमेगा है। और जब इसे ये पता चलता है कि वो ओमेगा है, उसका तुरंत बिहेवियर चेंज हो जाता है। यूनटे इसका नाम है, हमें साफ तौर पे पता चल रहा है वो बच्चा बहुत डरा हुआ है अपनी मॉम से। एंड तभी वो यूनटे बोलती है, वो एकदम चौंक जाता है एंड तभी उसकी वॉइस एकदम जेंटल हो जाता है और वो अपनी आंखें उठा के जब देखता है कि उसकी मॉम स्माइल कर रही है और मतलब बहुत प्यार से बोलती है चिंता मत करो, ठीक है। एक ब्यूटीफुल सा स्माइल देती है, जेंटल सा टच देती है और उससे कहती है मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। और उस समय से बहुत अच्छा लग रहा होता है, उसे यकीन होने लगता है शायद आखिर में मेरी मदर मुझसे प्यार करने लगी। लेकिन तब तक वो एक डिल्यूजन तब तक था जब तक वो 20 साल का नहीं हो गया। जैसे ही समर ख़त्म होता है हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी यूनटे का रेप करने की कोशिश कर रहा होता है। उससे बोलता है हे यूनटे तुम्हें डर लग रहा है ना। और हमें दिखाया जाता है यूनटे की मदर ने उसे बेच दिया होता है, नॉट इन दैट सेंस बेच दिया होता है पूरी तरीके से, मतलब उसको ऐसे प्रोस्टिट्यूट की तरह काम करवाने का सोचा होता है उसकी मदर ने। उसके हाथ में पैसे होते हैं और उससे बोलती है कि यूनटे तुम इसी तरह अपनी मदर की हेल्प करोगे ना। और बेचारा यूनटे इतना डरा हुआ रहता है, उससे लगता है उसकी मॉम उसको बचाएगी, पर ऐसा नहीं होता है। वो आदमी उसके करीब आता है, बोलता है मैं भले ही बहुत बुढ़ा हो गया हूँ लेकिन मैं बहुत बार लोगों का फर्स्ट टाइम में किया है चीज़ें, ठीक है। सो वो उसके पास आता है, उसके पैंट में हाथ डालने की कोशिश करता है, तभी वो उसको ढकेलता है यूनटे और वहाँ से भाग जाता है। उसकी मदर पीछे से उसको चिल्लाती है यूनटे रुक जाओ, लेकिन यूनटे नहीं रुकता। वो यूनटे को उसकी मदर का याद आ रहता है कि मतलब उसकी मदर का बिहेवियर सडनली कैसे चेंज हो गया, तो इसी वजह से वो वहाँ से भाग गया। वो भागता रहा जब तक उसका माइंड एकदम ब्लैंक नहीं हो गया। वो कुछ नहीं सोच पा रहा था कि वो अब आगे क्या करेगा। फिर हमें दिखाया जाता है वो सड़क पे पहुंचता है, काँप रहा होता है, ठंडी भरी रात होती है, उसका पेट खाली होता है और वो बहुत थक गया होता है, उसको चक्कर सा आ रहा होता है। उसे नहीं पता वो क्यों वहाँ से भागा, अब वो क्या करेगा। तभी वो एक आदमी से टक्कर आता है, उसका पैर लड़खड़ा जाता है और वो एक आदमी दूसरे आदमी से भी टकरा जाता है एंड उससे वो सॉरी बोलता है और वो सोचता है वो क्या करे। तभी वो आदमी जो रहता है उसे बहुत मतलब अच्छे से बोलता है ओ मुझे माफ़ करना, मैं चलते हुए नहीं देख रहा था, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा क्यों लग रहा है। और यूनटे को शायद लगने लगता है मे बी ये पर्सन उसकी मदद करे, उसे एक एंजल की तरह देखता है। तभी यूनटे का पेट जो है वो ग्राउल करने लगता है, उसको भूख लगी होती है एंड वो आदमी जो है उसको ऑफर करता है फूड का और यूनटे को लगता है शायद वो वहाँ से भाग गया, इसका एस्केप का प्लान सक्सेसफुल रहा। हमें होटल में दिखाया जाता है जहाँ पे वो आदमी उसे खाना खिलाता है और काफ़ी मतलब उससे एक होता है ना माहौल बहुत अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा होता है। यूनटे अच्छे से खाना खाता है और जब खाना ख़त्म होता है उससे थैंक यू कहता है। तभी वो आदमी उठता है, बोलता है तुम खा चुके, जाओ नहा के आओ। यूनटे बोलता है क्या। उसके पास आता है, बोलता है क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें इतनी आसानी से फ्री का खाना मिल जाएगा, तुम यहाँ से चल बसोगे, सॉरी मतलब यहाँ से चल दोगे, ये तुम्हें इतना आसान लगता है। इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। ये कहते हुए उसका हाथ पकड़ता है, यूनटे को उसका बहुत टाइटली उसने हाथ पकड़ा होता है, उसे महसूस होता है, उसे दर्द होता है। उसे ले जाके यूनटे को वो बेड पे पटक देता है, उसके ऊपर चढ़ता है और बोलता है जिस तरह से मैं मतलब देख पा रहा हूँ तुम अपने फेरोमोन्स कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, साफ तौर पे पता चल रहा है कि तुम छोड़े हुए बच्चे हो, तुम ओमेगा हो ना, क्यों तुम चीज़ें और डिफ़िकल्ट बना रहे हो अपने लिए, लाइफ और ईजी हो जाएगी तुम्हारे लिए, तुम्हें पैसे की ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए इसके थाइस पे टच करता है और उसी समय यूनटे को विश्वास हो जाता है कि इस दुनिया में कोई एक सिंगल पर्सन नहीं है जिसके ऊपर वो विश्वास कर सके। और वो बंदा उसका रेप करता है, उसे समझ में नहीं आता, यूनटे का माइंड उसे समझ में नहीं आता है कि वो दर्द
उसको सह रहा है कि उसको प्लेजर फील हो रहा है, उसका माइंड ब्लैंक हो जा रहा है, उसका दिल जो है जोरों से धड़क रहा है, उसकी बॉडी जो है वो एकदम जलने लग रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर वो डिल्यूजन जो एक क्रूअल डिल्यूजन है ना, अब वो उस डिल्यूजन से निकल चुका है कि उसको कोई बचा सकता है। आखिर में यूंटे जो है जिस लाइफ से भागना चाहता था वो वही लाइफ वो चूज़ कर लेता है। वो उन पैसों को देखता है और उसे लगता है कि अब उसके लिए वही एक जरिया है पैसे कमाने का। फिर वो बताता है कि वो वहाँ से भाग गया था क्योंकि वो डरता क्या था कि उसकी मॉम जो काम करती थी शायद वो भी वैसा ही बन जाएगा। पर आखिर में जो उसने ज़िंदगी चुनी उसे वहीं उसके माँ के रास्ते पे ही ले गई। वो कुछ उससे अलग नहीं था, वो बस दुनिया में प्यार और पैसा इन दोनों के पीछे भागने में अपनी ज़िंदगी लगा रहा था। फिर हमें उस रेड पर्सन को दिखाया जाता है। दूसरी तरफ यूंटे बाथरूम में होता है और अपने आप को देखता है कि बहुत सारे ब्रूसेस होते हैं, उसके कमर पे, हाथ पे, हर जगह ब्रूसेस होते हैं। उसने बहुत रफली चीज़ें उसके साथ की होती है और यूंटे को ये सब नहीं चाहिए था। यूंटे को मतलब भले ही वो सब चीज़ें करता था, ऐसे वो प्रोस्टिट्यूट काम करता था, लेकिन उसको उतना दर्द नहीं चाहिए था जिस तरह से उसने किया था। तभी वो जाता है यूंटे उस रेड बालों वालों के पास और बोलता है ह्यूंज, और वो बोलता है क्या? तभी वो बोलता है ब्रेकअप कर लेते हैं। और रेड बाल वाला बोलता है तुम क्या बकवास कर रहे हो? यूंटे कुछ नहीं सुनता, तुरंत वहाँ से भाग जाता है। रेड बाल वाला पीछे चिल्लाता रहता है हे रुको, गुस्से से। यूंटे नहीं रुकता। फिर हमें दिखाया जाता है यूंटे सड़क पे होता है। वो उसे अब कुछ दिनों के लिए रहने के लिए जगह खोजनी है क्योंकि अभी तक वो रेड बालू वाले के साथ रहता होता है। अब वो सोच रहा होता है कि उसने जो चॉइस किया है वो सही है कि नहीं। तभी दिखाया जाता है पीछे से रेड बाल वाला आ ही रहा होता है एंड तभी यूंटे को पीछे से पकड़ता है उसके बाल से और वो गुस्से से बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझसे ब्रेकअप करने की? जब तुम्हारे पास घर नहीं था बास्टर्ड, तुम्हें मैंने अपना सहारा दिया और अपने घर में रखा और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे ट्रीट करने की? और यूंटे को समझ में नहीं आ रहा था। यूंटे को ऐसा लगा नहीं था कि वो एक ब्रेकअप को बात लेके वो इतना गुस्सा हो जाएगा। हमें दिखाया जाता है कि लड़ाई देख के वहाँ पे भीड़ जुटने लगती है। वो सब कह रहे होते हैं कि हमें रोकना चाहिए कि नहीं, उनके फेरोमोन्स काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है। तभी वहाँ पे एक पर्सन भी वहाँ पे रहता है, हमें दिखाया जाता है। और दूसरी तरफ वो रेड बालों वाला यूंटे पे बहुत गुस्सा कर रहा होता है और बोलता है तुम मुझे बहुत गुस्सा दिला रहे हो, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मारना पीटना पड़ेगा तुम्हारे सेंस में लाने के लिए। ये कहते उसे मारने वाला होता है। यूंटे अपनी आंखें बंद कर लेता है तभी पीछे से उसका हाथ कोई आके पकड़ लेता है और बोलता है बहुत हुआ। एंड जिस पर रेड बालों वाला अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलता है तुम हो कौन, अपने काम से काम रखो। वो पर्सन बोलता है क्या हो अगर मैं कोई इंपॉर्टेंट हूँ, क्या तुम यहाँ से चले जाओगे? जिस पे वो बोलता है तुम क्या बकवास कर रहे हो। एंड वो पर्सन बोलता है क्या हुआ, तुम्हें क्या लगता है मैं कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और ये कहते हुए अपने फेरोमोन्स रिलीज करने लगता है। उसके फेरोमोन्स की वजह से वो रेड वाला जो रहता है वो थोड़ा सप्रेस होने लगता है और अपने मन में बोलता है उसके फेरोमोन्स इतने, और फिर अपने मन में बोलता है आगे कि ये कहीं यूंटे ने इसे भी तो नहीं फंसाया था। और फिर इसके बाद गुस्से से वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो पर्सन यूंटे को बैठाता है और उसे संभालने की कोशिश करता है। उससे पूछता है तुम ठीक तो हो? और फिर उसे देख अपने मन में बोलता है मुझे नहीं लगता उसे अपने फेरोमोन्स कंट्रोल करना पता है। फिर इसके बाद दूसरी तरफ यूंटे को बहुत उल्टी जैसा फील हो रहा होता है। वो सोचा होता है उसके साथ चल क्या रहा है, उसका अभी हीट में जाने का वक्त नहीं है तो उसके साथ ये ऐसा हो क्यों रहा है। उसको चक्कर आता है। तभी जो वो पर्सन रहता है यूंटे से बोलता है ऐसा लग रहा है तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलना चाहिए। जिस पर चिल्लाते हुए बोलता है नहीं हम नहीं जा सकते, हम हॉस्पिटल नहीं जा सकते। और यूंटे अपने मन में बोलता है मेरे पास जो पैसे बचे हैं मैं हॉस्पिटल बिल्स में उसे बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। फिर इसके बाद आगे उससे बोलता है यूंटे मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा चक्कर सा आ रहा है और दर्द भी नहीं हो रहा है, मैं सच में ठीक हूँ। ये कहते हुए वो बेहोश हो जाता है उस पर्सन की गोदी में। फिर इसके बाद हमें घर पे दिखाया जाता है जहाँ पर जो हेल्पर रहती है उससे बोलती है कि क्या आपको और कुछ चाहिए सर? जिस पे वो बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ। एंड हेल्पर बोलती ठीक है सर मैं तब कल आती हूँ। ये कह के हेल्पर चली जाती है और हमें कुछ दवाई दिखाई जाती है। फिर इसके बाद वो पर्सन जो रहता है एक दरवाजे की तरफ देख अपने मन में बोलता है मुझे लगा था कि वो फेरोमोन्स जो है वो अपने कंट्रोल खो दिए फेरोमोन्स पे शॉक की वजह से, पर एक्चुअली वो हीट साइकिल में चला गया था। मैं आशा करता हूँ मेडिसिन से उसकी
हीट थोड़ी कंट्रोल में हो जाए। तो फिर इसके बाद वो दरवाजे के पास जाता है, नॉक करता है और फिर अंदर एंटर करता है। अंदर एंटर करते उससे बहुत सारे फेरोमोन्स फील होते हैं और फिर वो देखता है कि उसने दवाई भी नहीं खाई होती है, दवाई उसने निकाल दी होती है। और उसे देख अपने मन में बोलता है हे भगवान। फिर उससे बोलता है कि तुम छोटे बच्चे हो क्या, कि तुमने मेडिसिन क्यों बाहर निकाल दी है। और दूसरी तरह में दिखाया जाता है यूंटे हीट में जा रहा होता है और फिर वो पर्सन बोलता है अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें इंजेक्शन दे देता। और फिर इसके बाद उसकी तरफ देखता है तो उसकी तरफ उसे देख अपने मन में बोलता है वो पर्सन, पर अभी उसकी बॉडी पे ऑलरेडी इतने मार्क्स हैं, मैं और मार्क्स नहीं छोड़ना चाहता हूँ। ये सब सोच ही रहा होता है, तभी वो यूनिटे जो रहता है उसके पास आ जाता है नीचे और उसके पैंट खोलने लगता है और उसका पैंट खोल के वो पार्ट निकाल देता है और वो लिक करने वाला ही होता है उसका पार्ट। तभी वो पर्सन उसका मुंह पकड़ता है और बोलता है शांत हो जाओ, मैंने तुम्हें ये सब चीज़ करने के लिए यहाँ नहीं लाया है। ये कहते हुए खूब ब्लश करने लगता है, जिस पे यूनिटे बोलता है क्या तुम नहीं करना चाहते हो, तुम मुझे अपने से दूर कर रहे हो। एंड यहीं पर उस पर्सन का जो इच्छा शक्ति रहता है टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाता और फिर इसके बाद उसके साथ यूनिटे के साथ वो इंटीमेट होता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है, सुबह हो गई होती है एंड यूनिटे बेड में ही होता है और उसे जो ब्लैंकेट रहता है काफ़ी अच्छा स्मेल कर रहा होता है और काफ़ी सॉफ्ट और फ्लफ़ी सा लग रहा होता है। उसे लगता है कि काफ़ी एक्सपेंसिव मोटेल है। तभी वो उसे एहसास होता है कि उसने लास्ट नाइट क्या क्या किसी के साथ किया था। वो तुरंत उठता है और एम्बैरस फील करने लगता है कि उसने क्या ही क्या कर डाला था और फिर अपने मन में बोलता है कि मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। फिर इसके बाद वो देखता है कि जहाँ पे वो रुका है वो रूम कितना बड़ा है और ये सब देख के उसे लगता है कि कोई बहुत रिच पर्सन होगा जो उसे यहाँ लेके आया है। फिर वो सोचता है कि वो कहाँ पे है, उसे कुछ भी याद नहीं है। लास्ट टाइम हवायोंग के साथ जो भी चीज़ें हुई थी उसको उसने पीछे से पकड़ा था, उसके बाद से उसको कुछ भी याद नहीं है। वो हवायोंग वही है जो रेड बाल वाला था। फिर इसके बाद तभी वहाँ पर वो जो पर्सन रहता है वो इंटर करता है, जिस पे यूनिटे जो रहता है वो चौंक जाता है एंड वो पर्सन बोलता है कि तुम उठ गए हो एंड यूनिटे उसे देखता है हैरानी के साथ। फिर इसके बाद वो पर्सन बोलता है मैंने नॉक किया था इन द केस, पर मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें डरा दिया, मेरा ये करने का मतलब नहीं था। और यूनिटे उसे देख अपने मन में बोलता है उसका चेहरा क्यों जाना पहचाना सा लग रहा है, क्या मैं उससे पहले मिला हूँ। फिर वो पर्सन बोलता है कि हम खाने के बाद बात करें और फिर अपने मन में बोलता है वो एकदम छोटी सी प्यारी सी कैट की तरह है। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है, हमें जो पर्सन है उसके बारे में बताया जाता है। वो डीएन ग्रुप के जो मेजर कॉरपोरेशन जो चलाते हैं, जो कि एक चैरिटेबल क्लिनिक के तौर पे था। उसकी मदर जो है बहुत बड़ी और बहुत ब्रिलियंट बिजनेस वूमेन थे। उसके फादर जो है बहुत जाने माने डॉक्टर थे जिनके पास एक्सेप्शनल मेडिकल स्किल्स थी और उन दोनों से ये पैदा हुआ था लिम वूसियोक। हम इसे लिम कह के बुलाएंगे या तो वूसियोक भी कह के बुला सकते हैं, लिम सही है। तो लिम जो है वो उसके पेरेंट्स जो है बहुत बड़े होते हैं और उनके पेरेंट्स के नाम हमेशा हेडलाइन में रहते हैं। तो इसी तरफ वूसियोक जो रहता है लिम, वो उनका इकलौता लड़का, लेकिन वो काफ़ी मिस्टीरियस रहता है, कभी स्पॉटलाइट में नहीं आता है और इसी वजह से जो बहुत क्यूरियस या बोर्ड लोग रहते हैं उसे एक शिकार बना लेते हैं और उसके बारे में चर्चा करते रहते हैं ऑनलाइन और उसको लेके बहुत सारे कमेंट्स ऑनलाइन भरे पड़े रहते हैं, बहुत सारे र्यूमर्स रहते हैं जैसे आग की तरह फैली रहती है। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है यूनिटे और लिम को किचन में और ये जो यूनिटे रहता है वो अपने मन में बोलता है तो इसने मुझे कल बचाया था, ऑफ कोर्स मुझे उसके जो उसने मुझे मेरे साथ किया है, जो उसने मेरी मदद की है उसके लिए मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं इतने, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। ये सब सोच सोच के वो डिप्रेस हो रहा होता है और दूसरी तरफ लिम यूनिटे को देखता है और फिर बोलता है क्या हुआ, क्या तुम्हारा खाना पसंद नहीं आया तुमको। जिस पर यूनिटे बोलता है नहीं नहीं बहुत स्वादिष्ट है। ये सुनकर लिम खुश होता है, बोलता है चलो अच्छी बात है। और दूसरी तरफ यूनिटे बोलता है चलो पहले खा लेते फिर आगे का सोचते हैं। फिर इसके बाद खाना जब हो जाता है तो जो लिम रहता है बाकी के अपने काम कर रहा होता है, नहीं पानी निकाल रहा होता है और यूनिटे सोफे पर बैठा रहता है। वो अपने मन में बोलता है मैं बहुत नर्वस था खाना खाते समय तो मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया, मेरा पेट एकदम भर गया। और फिर वो लिम की तरफ देखता है और अपने मन में बोलता है वो काफ़ी वक्त से शांत है, मुझे उससे थैंक यू कहना चाहिए पर मुझे डर लग रहा है। फिर वो इमेजिन करने लगता है कि लिम उससे क्या कहेगा, कि लिम कह रहा है कि तुम्हारे पास तो आधा दिमाग भी नहीं है, तुम्हें लगता है कि पैसे से
तुम्हारा कंपनसेशन पूरा हो जाएगा, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बचाई है, तुम ऐसे मुझे पैसे ऐसे पे करोगे और तुम मुझे ऐसे ऐसे बिहेव करे जैसे मैं कुछ हूँ ही नहीं, तुम मुझे समझते क्या हो। ये सब वो मतलब अपने मन में इमेजिन कर रहा होता है। तभी वहाँ पे लिम आता है, उसे पानी देता है, बोलता है तुम इतना सीरियस होके क्या सोच रहे हो। और लिम तो ही इज़ लुकिंग सो हैंडसम। एंड फिर यूंटे जो है वो अपना आंखें नहीं मिला पा रहा होता है, आई कांटेक्ट जो है नीचे रखता है अपना आई, और फिर बोलता है नहीं कुछ नहीं हुआ। और फिर अपने मन में बोलता है मेरा मतलब ये सब चीज़ें सब मेरे वजह से हुई है, तो मुझे पहले कुछ कहना चाहिए। ये सब वो सोच ही रहा होता है। फिर बोलता है मुझे माफ़ करना, मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे नहीं पता था कि मेरा हीट आने वाला है। जो भी तुम कहोगे मैं करने को तैयार हूँ, तो प्लीज़ मेरे ऊपर कोई केस मत करना, पर मेरे पास कोई पैसा नहीं है जो मैं सेटलमेंट के लिए पे कर सकूँ। वो बोलता है धीरे से, तभी लिम जो से हंसने लगता है और फिर बोलता है नहीं नहीं मुझे माफ़ करना, मेरा हंसने का मतलब नहीं था, तो इसी वजह से तुम इतने टेंस थे पूरे टाइम। और फिर अपने मन बोलता है कितना क्यूट है। और फिर यूंटे बोलता है मेरा मतलब ये सब मेरी गलती है। जिस पर लिम बोलता है तुम सच में कुछ भी करने को तैयार हो, जो भी मैं कहूँगा। यूंटे बोलता है जब तक मुझे तुम्हें पैसा ना देना पड़े। जिस पर लिम बोलता है तो तुम कहाँ पे रुके हो, तुम्हारे पास कोई जगह है। यूंटे बोलता है मैं ढूंढ रहा हूँ। लिम बोलता है तो कुछ वक्त के लिए तो मेरे साथ रुक सकते हो, मेरे पास बहुत सारे खाली रूम पड़े हुए हैं, और जो पर्सन यहाँ पे केवल आती है वो हाउसकीपर है, वो केवल दिन के समय आती है। ये सुनकर यूंटे अपने मन में बोलता है तो मुझे यहाँ पर रुकने के लिए कह रहा है, पर उसे चाहिए क्या। हर कोई किसी न किसी वजह से अच्छा एक्ट करता है। फिर हमें उसे उसके पास्ट का दिखाया जाता है। वो जब भी किसी पर्सन से मिलता है तो वो उसे कुछ ना कुछ ऑफ़र करते हैं और उसके साथ रहने के लिए, और बोलते हैं कि काफ़ी अच्छे से ट्रीट करेंगे और हर एक रात उसके लिए बहुत अच्छा होगा, इंजॉयबल होगा। और उसके बदले वो लोग उन मतलब एक्सपेक्ट करते हैं यूंटे से कि वो उनके साथ इंटीमेट होगा और जो कहेंगे वो करेगा। और फिर जो प्रेजेंट टाइम में यूंटे रहता है अपने मन में बोलता है अब मैं क्या करूं। फिर इसके बाद तभी जो लिम रहता है बोलता है मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, अगर तुम्हें नहीं करना है नहीं रहना है तो तुम नहीं रह सकते हो। यूंटे उसकी तरफ देखता है और अपने मन में बोलता है मैं ही हूँ, मेरे पास ही मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे पास ना पैसा है ना कहीं जाने को जगह है, पर ये इतना मुझसे ज़्यादा क्यों डेस्परेट लग रहा है मुझे यहाँ पे रुकवाने में। एंड दूसरी तरफ लिम रहता है, वो उसका चेहरा काफ़ी उदास लग रहा होता है। लिम को देखकर यूंटे अपने मन में बोलता है वेल ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास कहीं जाने के लिए जगह है। फिर यूंटे बोलता है ठीक है, जब तक मुझे नई जगह नहीं मिल जाती तब तक मैं रुक जाता हूँ। ये सुनकर लिम का चेहरा तुरंत ब्राइट हो जाता है, तुरंत वो खुश हो जाता है, बोलता है सच में। और लिम को ऐसा देख यूंटे अपने मन में बोलता है वो तो एकदम पपी की तरह लग रहा है। तभी लिम यूंटे का हाथ पकड़ता है, बोलता है थैंक यू, मेरे पे विश्वास करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज़ तुम अपने घर की तरह ये घर समझना। ये कहते हुए उसका हाथ जोरों से पकड़ा होता है। एंड दूसरी तरफ यूंटे का मतलब वो ऐसा चीज़ देख उसके साथ पहली बार ऐसा हुआ होता है, कोई ऐसा व्यवहार कर रहा होता है, वो प्लस कर रहा होता है, उसके दिल की धड़कनें तेज़ हो रही होती है। तभी वो हाथ छोड़ता है, अपने मन में बोलता है रुको, मेरा दिल इतना तेज़ी से क्यों धड़क रहा है, क्या मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, इतनी चीज़ों से मैं गुजरा हूँ और मैंने अपना सबक नहीं सीखा है। यूंटे तुम ये क्या कर रही हो, ये सोचते हुए वो अपने गालों को थपथपाने लगता है। और दूसरी तरह लिम उसको देखता है, फिर अपने मन में बोलता है वो बिल्कुल बचपन की ही तरह है, जैसे वो पहले बचपन में था, बिल्कुल वो नहीं बदला। फिर हमें एक बचपन की झलक दिखाई जाती है जहाँ लिम एक छोटे बच्चों को देखता है, वो छोटा बच्चा कुछ ड्रॉ कर रहा होता है। और लिम आगे अपने मतलब जो प्रेजेंट टाइम वाला लिम है वो आगे अपने मन में बोलता है मेरा दिल उसे देख के बहुत ज़ोरों से दिल में मुझे दर्द होता है। फिर इसके बाद हमें पता चलता है वो छोटा बच्चा और कोई नहीं होता है, यूंटे होता है, जिसके बॉडी पे बहुत ज़्यादा चोटें भी होती है, जो ऑब्वियसली पता चल रहा है कि उसकी मदर ने उसको अच्छे से कभी ट्रीट नहीं किया है। और लिम उससे बोलता है कि क्या तुम यहाँ पे रहते हो। हमें पास्ट का दिखाया जाता है जहाँ पे वूशॉक के जो फादर रहते हैं या लिम के फादर जो रहते हैं वो कैंप लगाते हैं लोगों की मदद करने के लिए। वो कैंप में आए होते हैं और एक बंदा उनको बहुत मतलब उनको बहुत शुक्रिया कह रहा होता है क्योंकि वो हर महीने आते हैं और सबकी मदद करते हैं। जिस पे वूशॉक के फादर बोलते हैं ये तो मेरा आभार है कि मैं सबकी मदद कर पा रहा हूँ और मैं बस चाहता हूँ कि सब कुछ हेल्दी रहे, सब कोई हेल्दी रहे। तभी वो वूशॉक को बुलाता है
और इंट्रोड्यूस कराता है उस पर्सन से कि वो अभी काफ़ी छोटा है, और वो उसे हेलो बोलता है, जिस पर वो बंदा बोलता है कि वो कितना बड़ा हो गया है वगैरह वगैरह, जो तारीफ़ें होती हैं। और फिर इसके बाद दोनों लोग बात कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ वो उसे बोर हो रहा होता है, सोच रहा होता है यहाँ कुछ और करने के लिए नहीं है। फिर वो निकल के इधर उधर टहलने लगता है, उसे बिल्लियाँ मिलती हैं, और फिर इसके बाद वो स्ट्रेच करता है और बोलता है यहाँ पे तो कुछ नहीं है, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। तभी उसे कुछ आवाज़ आती है, वो आवाज़ को फॉलो करके पहुँचता है तो वो देखता है कि एक छोटा सा लड़का बैठा होता है, और हमें पता है ये कौन है। उस लड़के को देख के बोलता है अपने मन में कितना सुंदर लग रहा है। तभी वो लड़का उठ के भागने लगता है, एंड वो उसे रोकने की कोशिश करता है, बोलता है नहीं नहीं मत जाओ, मैं सच में बहुत बोर हो रहा हूँ, तो तुम थोड़ी देर के लिए रुक सकते हो। वो लड़का वापस से बैठ जाता है और वो उसे खुशी से उसके बगल में बैठ के शुक्रिया बोलता है, और फिर बोलता है कि तुम क्या यहीं पे रहते हो, यहाँ कोई खेलने की जगह है, तुम मेरे साथ चलना चाहोगे। दूसरी तरफ वो लड़का कुछ नहीं बोलता, और वो उसे अपने मन में बोलता है कि उसे शर्म आ रही है या वो बोल नहीं सकता है। और तभी वो नोटिस करता है कि उसके हाथ पैर पे मतलब ब्रूसेस होते हैं, और फिर इसके बाद उसे देख अपने मन में बोलता है ये काफ़ी बोरिंग है, क्योंकि वो कुछ कह ही नहीं रहा है। तभी वो उसकी आंखों को नोटिस करता है, बोलता है तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं। और जो ये हमें पता है यूंटे ही है, तो यूंटे क्या बुलाता है, यूंटे इसकी तरफ देखता है और वो सिर्फ अपने मन में बोलता है ओह वो मुझे देख रहा है। तो यूंटे बोलता है नहीं ये नहीं है। एंड तभी जो भूस्योक रहता है बोलता है पर ये है सच में, तो तुम्हारा नाम क्या है। तभी पीछे से आवाज़ आती है यंग मास्टर आप कहाँ हो। एंड भूस्योक को सब बुला रहे होते हैं। भूस्योक उठता है, बोलता है क्या बोलते हैं क्यों हमें अभी जाना है, और उसके जो भी पर्सन रहता है वो बुलाता है जाने के लिए। एंड तभी जो लड़का रहता है बोलता है मैं यूंटे हूँ, हान यूंटे, हम फिर से मिल सकते हैं। एंड जिस पर भूस्योक बोलता है हाँ मैं फिर से तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। और फिर इसके बाद वो चला जाता है भूस्योक, और यूंटे उसे देख रहा होता है। फिर हमें घर पे दिखाया जाता है जहाँ पे भूस्योक सो गया होता है, और उसके पेरेंट्स बात कर रहे होते हैं कि वो शायद बहुत थक गया होगा, आते ही सो गया। और सब मतलब जो जो चीज़ें हुई सब एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, और भूस्योक दूसरी तरफ एकदम चैन की नींद सो गया होता है। फिर उसे बार बार यूंटे का ख्याल आ रहा होता है, तो उसके और करीब जाना चाहता है, उसे जल्द से जल्द उससे मिलना चाहता है। फिर उस दिन से वो हर एक दिन गिनना शुरू कर देता है, वो दिन का इंतज़ार करने लगता है जिस दिन वो मिल सकता है, मतलब जिस दिन कैंप लगाने उसके फादर उस नेबरहुड में जाएंगे, और वो उसके खिलखिलाते हुए चेहरे को देखना चाहता है। और जब भी वो मिलता है उसके साथ टाइम स्पेंड करता है उसे बहुत अच्छा लगता है। वो बस चाहता है कि वो उस स्माइल को प्रोटेक्ट कर लेना चाहता है, पर उसके पास उतने बेटर चॉइसेस नहीं थे, और अगर उसने कुछ और चूज़ किया होता तो शायद आज उन दोनों का रिलेशनशिप थोड़ा अलग होता। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ दिन बाद हमें दिखाया जाता है जो यूंटे रहता है वो वहाँ से जा रहा होता है, भूस्योक उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है क्या है ये सब, कि कौन कर रहा है तुम्हारे साथ। और यूंटे बोलता है मुझे जान दो। और यूंटे के हाथ पैर पे हम देख सकते हैं बहुत मतलब ब्रूसेस होते हैं, पता चल रहा है साफ साफ किसी ने उसे मारा होता है। भूस्योक बोलता है किसने ये सब तुम्हारे साथ किया है। यूंटे बोलता है कुछ नहीं, मैं गिर गया था। भूस्योक अपने मन में बोलता है ये बस गिरने की वजह से चोटें लगी है। फिर उससे बोलता है मुझे माफ़ करना, मैंने सडनली तुम्हारा हाथ पकड़ लिया था, चलो वहाँ चलो तुम मेरे साथ, वहाँ पे तुम्हें ट्रीटमेंट मिल जाएगा, मेरे डैड डॉक्टर हैं तो तुम्हें वो ट्रीट कर सकते हैं। और तभी जो यूंटे रहता है उसे अपनी मॉम का ख्याल आता है, और वो नामे से हिलाता है और बोलता है नहीं मैं भीड़ वाले इलाके में नहीं जा सकता हूँ। जिस पे भूस्योक बोलता है तो मैं अपने डैड को लेके यहाँ आ सकता हूँ। जिस पे यूंटे बोलता है प्लीज़ प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। ये कहते हुए वो रोने लगता है, फिर वहाँ से भाग जाता है। भूस्योक उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकता। फिर हमें दिखाया जाता है कार में, जहाँ पर उसके डैड जो रहते हैं भूस्योक से पूछते हैं तो आज तुमने अपने फ्रेंड के साथ खेला, मज़ा आया। दूसरी तरफ भूस्योक कुछ जवाब नहीं देता और अपने आने बोलता है नेक्स्ट टाइम क्या मैं उससे माफ़ी मांग पाऊँगा या मैं उससे मिल पाऊँगा। एंड ये सब सोचते हुए वो रोने लगता है, और फिर अपने मन में बोलता है पर क्या वो मुझसे फिर मिलना चाहेगा। और फिर धीरे धीरे करके जो इसकी चिंता रहती है वो सच्चाई बन जाती है। और फिर इसके बाद जो रहता है मतलब भूस्योक के मॉम डैड रहते हैं, वो डिसाइड कर रहे होते हैं कि भूस्योक को अब्रॉड भेजने के लिए। इसकी मॉम जो रहती है भूस्योक की एक वक्त के लिए वो मतलब इसके खिलाफ हो जाती है कि अभी वो बहुत छोटा है तो उसको अकेले इस तरह से बाहर कैसे भेज सकते हैं स्टडी के लिए। उसके डैड बोलते हैं मेरे जानने वाले को मैंने कांटेक्ट किया है
तो वहाँ पे वो जाएगा तो वो बिना प्रॉब्लम के इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और वो दिन उसका लास्ट दिन था जब उसने यूनटे से मिला, तो उसके बाद वो उसको अब्रॉड भेज दिया गया था पढ़ाई के लिए। और फिर इसके बाद प्रेजेंट में जो वो शौक रहता है अपने मन में बोलता है, पता नहीं अगर मैं उससे पूछूं कि मैं उसे याद हूँ कि नहीं, तो मुझे पता नहीं कौन सा जवाब उससे मिलेगा। क्या वो मुझे पहचानता भी होगा? क्या अगर वो मुझे फिर से देखेगा तो खुश होगा? नहीं, इवन मैं उसकी मेमोरी में शायद एग्जिस्ट भी नहीं करता होगा। मैं इस तरह के जवाब नहीं सुनना चाहता हूँ। हमें यूनडे को दिखाया जाता है जो कि टीवी देख रहा होता है अकेले, एंड वो अपने मन में बोलता है कि पता नहीं वो कब वापस आएगा। वो टीवी देखते देखते बोर हो जाता है और फिर वो बताता है कि वूसियोक के जाने के बाद वो क्या क्या करता है। वो सुबह सुबह उठता है जब वूसियोक ने उसके लिए एक नोट छोड़ के गया होता है कि वो जा रहा है काम पर, और ये देख के उसको बहुत हंसी भी आती है। और फिर इसके बाद उसके जाने के बाद हाउस वर्क हेल्पर जो आती है उसके साथ वो हेल्प कराता है, और धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है, शाम हो जाती है और उसके जाने का वक्त आ जाता है। हाउस हेल्पर के जाने के बाद वो अकेला इतने बड़े घर में बचता है। और फिर इसके बाद वो सोचता है वो क्या करे, तभी उसकी नज़र पड़ती है सेकंड फ्लोर पे, और वो देखता है सेकंड फ्लोर है, वो कभी वहाँ पे गया नहीं, तो वो वहाँ पे बस देखने के लिए गया होता है कि सेकंड फ्लोर पे वो जाता है। अपने मन में बोलता है सिंस यहाँ के स्टाफ इतने ज़्यादा, इतना बड़ा घर है, तो मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था, पर लगता है कि वो काफ़ी रिच है। और फिर जब वो बाहर जाता है, मतलब ऊपर जाता है, देखता है कि बहुत बड़ा मतलब फ्लोर रहता है वो, वहाँ पे टेरेस गार्डन रहता है, इवन इंडोर स्विमिंग पूल रहता है। वो पूल देख के ऐसा लगता है ये तो पब्लिक पूल लग रहा है। और फिर उसे उसकी नज़र एक दूसरे रूम पे पड़ती है कि वहाँ एक और रूम है। वो इस रूम में एंटर करता है और इधर उधर देखता है, उसे बहुत जानी पहचानी सी सेंट महसूस होती है। एंड तभी वो एक बुक शेल्फ के पास पहुंचता है जहां पर फ़ोटो फ्रेम रखा होता है। फ़ोटो फ्रेम पे उसकी नज़र पड़ती है और वो उठाता है। वो उसे देख के हैरानी से बोलता है ये यहाँ क्या कर रहा है, और ये बच्चा। तभी उसे किसी की आवाज़ आती है, मतलब दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आती है। वो उसे वापस आ गया होता है और जो यूनिट रहता है चौंक जाता है और उसके हाथ से वो फ़ोटो फ्रेम गिर जाता है। और हमें दूसरी तरफ वूसियोक को दिखाया जाता है जिसको ऊपर से आवाज़ आती है। वो ऊपर जाता है कहते हुए सब कुछ ठीक तो है ना। एंड जैसे ही वो एंटर करता है वो देखता है यूनिट नीचे गिरा हुआ होता है, और यूनिट जो है वूसियोक को देख के थोड़ा हैरान हो जाता है। वूसियोक उसके पास आता है, उसका पैर पकड़ता है, बोलता है तुम ठीक तो हो ना, क्या तुम गिर गए थे, बहुत दर्द हो रहा है क्या हम हॉस्पिटल चले। दूसरी तरफ यूनिटे का दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा होता है। वो बोलता है मैं ठीक हूँ, और अपने मन में बोलता है मेरा दिल इतना ज़ोरों से क्यों धड़क रहा है। फिर बोलता है मैं ठीक हूँ पर मुझे माफ़ करना ये पिक्चर फ्रेम, जिस पे वूसियोक बोलता है जब तक तुम हर्ट नहीं हुए तब तक कोई बात नहीं। बाय द वे तुम यहाँ कर क्या रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे। और जिस पे जो यूनिटे रहता है वो पिक्चर उठाते हुए बोलता है बाय द वे वूसियोक ये पिक्चर कब ली गई थी, तुम तब काफ़ी छोटे थे और तुम्हारे पास ये क्यों है। एंड जिस पर जो वूसियोक रहता है बोलता है जहाँ पे मेरे फादर वॉलंटियर करने जाते थे वहाँ पे मैं किसी से मिला था, इस बच्चे की आंखें बहुत सुंदर थी। और जिस पे यूनिटे बोलता है सच में, वहाँ उस नेबरहुड में ज़्यादा बच्चे नहीं हुआ करते थे। वूसियोक बोलता है शायद तुम सही बोल रहे हो, उसके बाद से मैंने तुम्हारे जितना और किसी बच्चे को इतना सुंदर कभी नहीं देखा। एंड ये सुन के वो हैरानी से उसकी तरफ देखता है और फिर ब्लश करते हुए बोलता है तुम कब से मुझे इस तरह से ढूंढ रहे थे और कब मुझे तुमने पहचाना। वूसियोक बोलता है काफ़ी वक्त हो गया है, और बात रही तुम्हारी तो मैं तुम्हें पहली नज़र में ही देखते ही पहचान गया था। तुम बिल्कुल नहीं बदले, जैसे तुम बचपन में थे बिल्कुल वैसे ही हो, तो कैसे मैं तुम्हें नहीं पहचानता। और दूसरी तरफ ये जो यूनिटे रहता है वूसियोक को इतना पास आते देख अपने मन में बोलता है ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल अभी बाहर ही आ जाएगा। फिर वो बोलता है मुझे नहीं पता, और फिर वो ब्लश करते बोलता है पर डेफिनेटली मैं तुम्हें बोला नहीं था, बस तुम इतने बड़े हो गए हो कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया था। दूसरी तरफ वूसियोक को यूनिटे को ऐसा करता देख उससे बहुत लग रहा था कितना क्यूट लग रहा है। फिर उसका हाथ पकड़ के बोलता है और फिर अपने गालों पे मतलब हाथ रखता है, बोलता है तो भी मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तुम्हें अभी याद हूँ, मुझे लगा कि तुम मुझे बहुत पहले ही भूल चुके हो, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, और अगर हम फिर से मिलते तो मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहता था, तो आई एम सॉरी। और ये सुनने के बाद यूनिटे को कुछ अपने पास्ट की मेमोरीज आने लगी। जब वो देखता है कि वूसियोक जो है अपने
जो बॉडीगार्ड रहता है उसके साथ जा रहा होता है, यूनिट उसे दूर से देख रहा होता है। तभी पीछे से उसकी मदर आती है, उसको पकड़ के घर ले जाती है और उसे बहुत मारती है, क्योंकि वो उस दिन घर से भाग गया होता है, दिन भर घर से बाहर होता है बिना मदर को बताया। और वो इतना मारती है कि उसका ऊपर से लेकर नीचे तक चोट ही चोट रहता है। इतना उसकी बॉडी में पेन हो रहा होता है कि वो एक उंगली भी नहीं उठा नहीं पा रहा होता है। पर उसे वू सियोक की वो बातें याद आ रही होती है कि वो फिर से उससे मिलने आएगा। वो उसी बात को लेके बहुत अड़ा रहता है, उसी बात को लेके वो सोचता रहता है, और लेकिन वो बात केवल एक झूठ निकलती है। और यूनटे हमेशा अपने मन में बोलता है, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, तो जल्दी वापस आ जाओ। और फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है, यहाँ पे यूनटे ने बोला होता है, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। वो शख्स बोलता है क्या? एंड तभी यूनटे रोते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत बहुत ज़्यादा। ये देखकर वो शख्स जो है पहले स्माइल करता है और फिर उसके हाथों को किस करते हुए बोलता है, क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए पकड़ोगे? तभी वो शख्स बोलता है, क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए पकड़ोगे? वो शख्स गले लगा लेता है, नहीं, यूनटे वो शख्स को गले लगा लेता है और बोलता है, मैं क्या तुम्हें जितना चाहूँ उतना तुम्हें पकड़ सकता हूँ? और उसकी दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो रही होती है और उसे डर लग रहा होता है कि कहीं वो शौक उसकी दिल की धड़कनें ना सुन ले। तभी जो वो शौक रहता है वो यूनटे के बैक साइड टच करता है। यूनटे तभी पीछे हो जाता है, वो शौक हैरान हो जाता है और तभी यूनटे बोलता है, क्या तुम भी मुझे पकड़ोगे? फिर इसके बाद हमें रूम में दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों एक दूसरे को किस करते हैं एंड फिर इसके बाद वो उसके, तुम समझ रहे हो ना, बहुत कुछ करता है। एंड तभी यूनटे जो है वो उसको मतलब धकेलता है एंड वो शख्स यूनटे का हाथ पकड़ता है, उसे किस करता है, बोलता है क्या तुम्हें पसंद है? और यूनटे बेचारा शर्माता हुआ और फिर इसके बाद जो ये रहता है वो शौक रहता है, बोलता है तुम बार बार मेरा हाथ पकड़ लेते हो, बार बार वहाँ रखने की कोशिश कर रहे थे। यूनटे शर्माते हुए बोलता है, नहीं नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। तभी वो शौक यूनटे का हाथ पकड़ते बोलता है, ये बस हो गया, उसकी जगह तुम ये नहीं कह सकते कि तुम मुझे पसंद करते हो? हाँ, मैं आशा करता हूँ कि तुम मुझे इस तरह से टच करने दो, क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो और तुम्हें ये पसंद आ रहा है, क्या कहते हो? ये सुनकर यूनटे की आवाज़, मुँह से कोई मतलब बात नहीं निकलती, कुछ नहीं बोलता। और फिर इसके बाद बोलता है, मुझे ये यहाँ पे गुदगुदी सी हो रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मुझे टच करते रहते हो। एंड उसके टमी पे टच करता है और वो एकदम शर्मा जाता है। और फिर इसके बाद यूनटे अपना पैंट उतारता है और बोलता है, मैं काफ़ी वेट हो गया है, तो तुम मतलब डायरेक्टली कर सकते हो। एंड जिस पे भूसौक अपने शर्ट उतारते बोलता है, अगर दर्द होगा तो बताना, थोड़ा सा भी होगा तो बताना, मैं रुक जाऊँगा। और फिर अपने मन में बोलता है, पर मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं रुक पाऊँगा कि नहीं। फिर इसके बाद दोनों लोग इंटीमेट होते हैं। ओह माय गॉड, मैं क्या ही बताऊँ इन लोग का सीन। और फिर लास्ट में जब दोनों लोग इंटीमेट हो जाते हैं एंड जो वो रहता है वो बोलता है, यूनटे जो रहता है बोलता है कि शायद ये बहुत लंबा समय हो गया हम दोनों को साथ में आने के लिए, पर हम फिर से मिले, शायद ये हमारी डेस्टिनेशन थी। और पहले भी हम एक दूसरे को बहुत मतलब करीब से जानने की कोशिश करते थे, पसंद करते थे, और मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ये यूनटे अपने मन में सोच रहा होता है। और फिर इसके बाद वो इस वक्त से बोलता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू टू बेबी। हमें दिखाया जाता है यूनटे, रात होती है, ठंडी की रात होती है, वो इंतज़ार कर रहे होते हैं किसी का, ऑब्वियस सी बात है अपने बॉयफ्रेंड का इंतज़ार कर रहा होता है। वो अपने मन में बोलता है, उसने कहा था वो पास ही में, पर शायद वो लेट हो गया है। और हमें पता चलता है कि 1 साल बीत चुके हैं, नहीं 1 सीज़न बीत चुका है वूसियोक और यूनटे को डेट करते हुए। हमें दिखाया जाता है वूसियोक पीछे से आता है, यूनटे का आँख जो है वो बंद करता है और फिर यूनटे बोलता है, तुमने तो मुझे डरा दिया था, तुम आखिर में आ गए। उसे बोलता है, माफ़ करना, मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, क्या तुम काफ़ी देर से रुके हो? जितना मैंने सोचा था उससे काफ़ी लेट हो गया, मुझे कुछ रास्ते में दिख गया था जिससे मुझे तुम्हारी याद आ गई थी, और ये देखो ये काफ़ी सुंदर है ना। ये कहते हुए उसे बुके देता है एंड यूनटे भी देख के खुश होता है, बोलता है थैंक यू, ये बहुत सुंदर है। और भले ही अभी जो यूनटे है उसे ये सब चीज़ की आदत नहीं लगी होती, उससे अभी ये सब जो है काफ़ी ऑकवर्ड फील हो रहा होता है, पर वो पहले से बहुत खुश होता है। वो सब बोलता है, वेल तब हम खाने के लिए चले? यूनटे बोलता है, हाँ क्यों नहीं। फिर दूसरी तरफ में देखा जाता है एक बंदा पीछे से उन लोग की फ़ोटो ले रहा होता है,
फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है बहुत सारे खाने एक रेस्टोरेंट में और यूनटे और वूसियोक को। यूनटे बोलता है तुम अल्कोहल नहीं पियोगे ना आज? नहीं, वो वूसियोक यूनटे से बोलता है। यूनटे बोलता है हाँ, आज कुछ स्पेशल है क्या? जिस पर वूसियोक बोलता है नहीं, मुझे बस लगा कि मैं आजकल तुम पे अटेंशन नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए मैं काफ़ी बिजी था इस वजह से, सो मैंने सोचा ये सब मैं कर दूँ। एंड जिस पर यूनटे बोलता है नहीं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस सोच रहा था क्योंकि तुमने पूरी शाम जो है वो प्लान की और मैं विश कर रहा था कि तुम इस तरह से किसी के सामने मत बात करो, अगर कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा, उन्हें लगेगा कि तुम मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करते हो। और जबकि यूनटे ऊपर से लेके नीचे तक वूसियोक से ही ढका होता है, मतलब जो भी उसने पहना होता है सब कुछ वूसियोक ने दिलाया होता है उसे। और जिस पे वूसियोक बोलता है आई गेस तुम बहुत सुंदर लग रही हो, और यूनटे ब्लश करने लगता है और फिर बोलता है वेल चाहे जो भी हो, खाने के लिए शुक्रिया, ये बहुत डिलीशियस है। और अपने मन में बोलता है मुझे थोड़ा सा गिल्टी भी फील हो रहा है क्योंकि मैं केवल मैं ही हूँ जो रिसीव कर रहा हूँ, मैं उसको कुछ दे नहीं पाता हूँ। फिर दोनों लोग खाते हैं और काफ़ी मज़े करते हैं। तभी वूसियोक बोलता है ओह यूनटे, एक बात तुमसे कहना था, मेरे पेरेंट्स तुमसे मिलना चाहते हैं। ये सुन के यूनटे के तो हाथ से चम्मच ही गिर जाता है, बेचारा हैरान और नर्वस होकर बोलता है कौन? तुम्हारे पेरेंट्स? मुझसे? क्यों? वूसियोक बोलता है मे बी इस वजह से क्योंकि मैं उनका इकलौता लड़का हूँ और वो मेरी लाइफ में थोड़ी इंटरेस्ट दिखाते हैं। और फिर अपने मन में बोलता है शायद ये काफ़ी सडन हो गया है। फिर वो बोलता है आगे यूनटे से तुम्हें अपने आप को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम ना कहोगे तो वो सब समझ जाएंगे, मैं समझता हूँ। एंड वूसियोक बोलता है नहीं, यूनटे बोलता है नहीं ये बात नहीं है, मैं सच में उनसे मिलना चाहता हूँ, तुम काफ़ी अच्छे पर्सन हो तो तुम्हारे पेरेंट्स भी अच्छे पर्सन होंगे, तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। ये कहते हुए स्माइल करता है। फिर वो दिन आता है जब वो पेरेंट्स से मिलना होता है एंड उस समय यूनटे की तो हालत ख़राब होती है, वो बहुत नर्वस होता है। एंड वो जब उसके साथ होता है यूनटे बार बार बहुत सी चीज़ें सोचने लगता है, ओवर थिंकिंग मोड ऑन हो जाता है, सोचता है क्या होगा अगर वो मुझे अच्छा पर्सन नहीं सोचेंगे वगैरह वगैरह सोच रहा होता है। तभी उसे बोलता है कि तुम नर्वस हो? वो यूनटे बोलता है थोड़ा सा। तभी यूनटे के मोबाइल में कुछ मैसेज आता है और उसे बोलता है क्या तुम्हें मैसेज आया है? यूनटे बोलता है काफ़ी वियर्ड है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था किसी का मैसेज आएगा। तभी यूनटे जो है वो हैरानी से मैसेज देखता है और वूसियोक की तरफ देखता है। वूसियोक बोलता है क्या हुआ? यूनटे बोलता है ओह कुछ नहीं। वूसियोक तुम पहले क्यों नहीं चलते हो? वूसियोक बोलता है कोई अर्जेंट कॉल है? यूनटे बोलता है मैं बस आता हूँ। फिर वूसियोक के जाने के बाद यूनटे अपना मोबाइल खोल के मैसेजेस चेक करने लगता है, जिसमें उसे मतलब थ्रेड्स रहते हैं। थ्रेड्स क्या रहते हैं? उसको ब्लैकमेलिंग टाइप का रहता है कि तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि तुमने बॉडी बेच के बहुत अच्छा कमा रहे हो, बहुत अच्छे से रह रहे हो, पर मैं श्योर नहीं हूँ कि ये सब चीज़ें देखने के बाद वो क्या सोचेगा, तुम्हें डिस्कस्टिंग फील करा, मतलब कि उसे ब्लैकमेल कर रहा होता है एक टाइप का, उसे वीडियो मैसेजेस कुछ भेज रहा होता है, फ़ोटो वोटो। और ये सब देख के यूनटे का हाथ कांपने लगता है, वो सोच रहा होता है उससे किसने भेजा होता है, ये सब फ़ोटो कहाँ से आई है, कौन है वो। तभी यूनटे को कॉल आता है वूसियोक को और यूनटे उठाता है कॉल। वूसियोक बोलता है यूनटे तुम कहाँ पर हो, कितना देर लगेगा? यूनटे बोलता है हाँ मैं आ रहा हूँ। फिर हमें अंदर दिखाया जाता है और फिर इसके बाद जो उसके पेरेंट्स रहते हैं वो यूनटे से मिलते हैं और यूनटे भी उनसे हेलो हाय करता है और अपना नाम बताता है। और फिर इसके बाद मतलब यूनटे के जो वूसियोक के जो मदर फादर रहते हैं यूनटे को थोड़ा अच्छा फील कराने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो काफ़ी नर्वस होता है। और उन्हें देखकर ये यूनटे अपने मन में बोलता है जितना मैंने सोचा था वो उससे भी ज़्यादा ऑर्डिनरी है, मतलब ज़्यादा अपने वेल्थ को शो ऑफ करने वाले बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टाइप के पेरेंट्स नहीं होते हैं वूसियोक के। तभी वूसियोक की मदर बोलती है तो तुम्हें वूसियोक के बारे में क्या पसंद है? एंड यूनटे बोलता है ओह वो काफ़ी स्वीट है, केयरिंग है और जब भी मैं उसके साथ रहता हूँ मुझे काफ़ी फील होता है कि मैं प्रोटेक्टेड हूँ और वो हैंडसम भी है। जिस पर उसकी मॉम बोलती है हाँ हमने उसे काफ़ी प्रिटी फेस दिया है। वो वूसियोक के डैड बोलते अरे बस कर लो। फिर वूसियोक बोलता है सॉरी ये यहाँ पे काफ़ी चहल पहल हो गई है। यूनटे बोलता है कोई बात नहीं मुझे मज़ा आ रहा है। वूसियोक की मदर बोलती है डार्लिंग तुम जब हंसते हो ना तुम्हारी स्माइल बहुत प्यारी लगती है। एंड जिस पर जो यूनटे रहता है वो हंसता है, शुक्रिया बोलता है
और फिर सब लोग बहुत अच्छे से बात कर रहे होते हैं, यूनटे को बहुत अच्छा फील करा रहे होते हैं। फिर हमें शाम तो गई होती है, बीच पे दिखाया जाता है जहाँ पर वूसोक यूनटे से पूछता है क्या सब कुछ ठीक रहा। यूनटे बोलता है हाँ, उन्होंने मुझे इतना खिला दिया, लग रहा है ऐसे मेरा पेट फट जाएगा। वूसोक बोलता है वो खुश है क्योंकि उन्हें एक और बेटा मिल गया। यूनटे बोलता है सच में? वूसोक बोलता है मुझे खुशी है कि मेरे पेरेंट्स ने तुम्हें बहुत पसंद किया। फिर वो बोलता है यूनटे बोलता है हाँ वूसोक बोलता है तुमने कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्टेड फील कराता हूँ चाहे जहाँ भी हो। यूनटे बोलता है हाँ मैंने कहा था। वूसोक बोलता है वेल मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था मैंने सोचा कि तुम कितने ब्यूटीफुल हो, तुम कितने प्रीसियस हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ अच्छी चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहता था और हमेशा एक रीज़न देना चाहता था स्माइल करने के लिए। तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा होकर तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ अंत तक। क्या तुम मुझे करने दोगे? ये कहते हुए उसके हाथ में एक रिंग रखता है एंड दूसरी तरफ हमें यूनटे का चेहरा दिखाया जाता है जो रिंग देख के ज़्यादा खुश नहीं लग रहा होता है क्योंकि उसे वो सब मैसेजेस के बारे में याद आने लगता है। वो अपने मन में बोलता है मेरे वो उस पास्ट को जिसे मैंने दफना दिया और जिसे मैं छोड़ के यहाँ पे आ गया था वो मुझे वापस से खींच रहा है। अगर उसे ये सब चीज़ें पता चली मेरे बारे में तो उसे कितना डिस्गस्टिंग फील होगा। फिर वो बोलता है नहीं, मैं प्रीसियस पर्सन नहीं हूँ जिसकी केयर की जाए। और ये सच जिस पे वो सब बोलता है ये सच नहीं है यूनटे, मैं हमेशा से तुम्हारी केयर करना चाहता हूँ और तुम्हें ऐसे ट्रीट करना चाहता हूँ जैसे तुम किसी प्रीसियस जेम की तरह हो, तुम हो। क्योंकि यूनटे बोलता है मुझे किसी ने भी प्रॉपरली प्यार नहीं किया इससे पहले। वो सब बोलता है तब मैं तुम्हें प्यार करूँगा, मैं सब कुछ तुम्हें ला के दूँगा। यूनटे प्लीज़ मेरी आँखों में देखो। ये कहते हुए उसका सर ऊपर करता है। यूनटे के आँखों में आंसू आ गए होते हैं। वो उसे किस करता है और फिर बोलता है मैं कोई ऐसा पर्सन बनना चाहता हूँ जिससे तुम ट्रस्ट कर सको, तो तुम मुझसे शादी करोगे? यूनटे बोलता है हाँ। और फिर कोल्ड विंटर बीतने के बाद जब स्प्रिंग आता है तब दोनों की शादी हो जाती है और दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया होता है कि वो एक दूसरे को स्ट्रेंथ देंगे और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है यूनटे और वूसोक के पेरेंट्स मिलने आए होते हैं। वूसोक की मदर उसे बैठने को कहती है यूनटे को और बोलती है कोई सीरियस बात नहीं है, मैं बस एक बात को लेके क्यूरियस हूँ। और फिर आगे बोलती है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अब बच्चों के बारे में सोचना चाहिए? ये सुनकर वूसोक हैरानी से बोलता है बच्चा। हमें दिखाया जाता है वूसोक अपने पेरेंट्स को बाहर छोड़ने जा रहा होता है। वूसोक के फादर बोलते हैं हम अब जा रहे हैं और हमारे डार्लिंग का अच्छे से ख्याल रखना और चिंता मत करो, हमें बाहर तक छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। वूसोक बोलता है ठीक है, आप लोग अच्छे से ड्राइव करना। एंड वूसोक के डैड बोलते हैं और जो मैंने बोला था उसके बारे में भूलना नहीं। वूसोक बोलता है ठीक है मैं समझ गया। एंड फिर वूसोक जो है वो पीछे मुड़ता है क्योंकि उसको फिक्र हो रही होती है यूनटे की। दूसरी तरफ हमें यूनटे को दिखाया जा रहा होता है जो बाथरूम में उल्टियाँ कर रहा होता है और यूनटे की हालत बहुत ख़राब होती है और यूनटे को समझ में नहीं आ रहा था उसको अचानक से क्यों इतनी उल्टियाँ हो रही हैं, शायद उसने कुछ गलत खा लिया होगा। दूसरी तरफ बाहर से वूसोक उससे पूछता है यूनटे तुम ठीक तो हो ना? यूनटे बाहर निकलता है और बोलता है मैं ठीक हूँ, बस सडनली थोड़ा सा उल्टी हो गया है। आई गेस मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने के लिए बहुत नर्वस फील कर रहा था इस वजह से। एंड वूसोक उससे पूछता है कि वो श्योर है ना कि वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता है। एंड यूनटे बोलता है मैं ठीक हूँ ना, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है ऐसी चीज़ के लिए। एंड जिस पर वो वूसोक बोलता है पर ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम नहीं है कि तुम इतना बीमार हो और तुम्हारा पेट भी दर्द कर रहा था तुमने कहा तब। जिस पे यूनटे चिल्लाते हुए बोलता है मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ और कुछ नहीं है और बार बार हॉस्पिटल जाने की बात करना बंद करो। ये कह के गुस्से से वो बाहर निकलता है। दूसरी तरफ जो वूसोक रहता है वो मतलब कि समझ नहीं पा रहा था क्या बोले और यूनटे गुस्से में बोल रहा होता है, क्या दिखाना चाहता है कि वो बहुत मतलब रिच फैमिली में बड़ा हुआ है, कितना अनोइंग है, ये सब कहते हुए बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ वूसोक जो है अपने मन में बोलता है यूनटे का मूड सच में बहुत अप और डाउन चल रहा है। और फिर वो बाहर निकलते बोलता है यूनटे मुझे पता है तुम्हें हॉस्पिटल जाना पसंद नहीं है पर मुझे लगता है कि तुम्हें चेकअप करा लेना चाहिए। एंड तभी वो बाहर देखता है कि यूनटे नीचे बैठा होता है। तुरंत वो यूनटे को जाके उठाता है, बोलता है क्या हुआ तुम्हें, पेट दर्द कर रहा है, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? एंड तभी वूसोक नोटिस करता है कि यूनटे रो रहा होता है। यूनटे रोते बोलता है
मेरा ऐसा करने का मतलब नहीं था, मैं तुमसे ऐसे नहीं बात करना चाहिए था, मुझे नहीं पता मैं क्यों रो रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्यों अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, जो मैं कहना चाह रहा हूँ उस चीज़ को क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहा हूँ, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है, मुझे माफ़ करना ही। कह के खूब जोर जोर से रोने लगता है। वो उस वक्त दूसरी तरफ उसे चुप कराता है, बोलता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये सब हो जाता है। और काफ़ी रोने गाने के बाद एट लास्ट वूसियोक के साथ यूनटे हॉस्पिटल आ गया होता है, लेकिन अब भी वो मुंह फुलाए बैठा होता है। और फिर इसके बाद यूनटे को डॉक्टर अंदर बुलाता है, डॉक्टर उसका चेकअप करता है एंड वूसियोक सारे सिम्टम्स बताता है डॉक्टर को। एंड डॉक्टर सारे सिम्टम्स सुनने के बाद वो बोलते हैं तो नॉर्मल सिम्टम्स है प्रेगनेंसी के दौरान, और ब्लड टेस्ट जो है वो भी ऑर्डिनरी आया है, कुछ ज़्यादा पेट तो नहीं है, दर्द तो नहीं है। जिस पे यूनटे हैरानी से बोलता है प्रेग्नेंट, एंड डॉक्टर बोलता है क्या, माफ़ करना, आपको नहीं पता था। एंड फिर डॉक्टर बताते हैं भले ही वो रिसेसिव ओमेगा है तो भी कुछ हार्मोन्स फ्लक्चुएशन है, ये थोड़ी अजीब बात है। बाकी जो नेक्स्ट डोर है, जो स्पेशलिस्ट है इसके, उससे वो डॉक्टर जो रहते हैं उनको कहते हैं कि मैं आपको कनेक्ट कर देता हूँ, आप प्रॉपर चेकअप करा लेना जाने से पहले। फिर इसके बाद जब वापस से यूनिटे जा रहा होता है कार में, उसे डॉक्टर की बात याद आ रही होती है कि 23 वीक्स हो गए हैं प्रेग्नेंट हुए हुए। और डॉक्टर उससे मतलब जब दूसरे डॉक्टर के पास जाती है, दूसरे डॉक्टर बताते हैं मदर जब इमोशनली अनस्टेबल होता है तो फीटस से जो है अपने आप को हाइड करने की कोशिश करता है, तो कभी कभी प्रेगनेंसी जो रहती है वो नोटिस में नहीं आती है, और ये कॉमन सिम्टम्स नहीं है, पर कुछ सीरियस की बात नहीं है और चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन ये काफ़ी डेलिकेट टाइम है, तो जितना पॉसिबल हो सके रेस्ट करना चाहिए और हस्बैंड का उसका केयर करना चाहिए। ये सब चीज़ें डॉक्टर से बताती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जा रहा होता है वो यूनिट जो रहता है वो ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर रहा होता है मतलब बेबी की बात सुन के, और वो अपने मन में बोलता है हो ही नहीं सकता। इवन अगर बेबी छुपने की कोशिश कर भी रहा हो तो भी 6 मंथ हो चुके हैं, अभी तक बेबी तो दिखने लगता। शायद डॉक्टर ही बकवास कर रहा था, नहीं, डॉक्टर प्रेगनेंसी और इंडाइजेशन के बीच में फ़र्क ही नहीं बता पाया है। मुझे मॉम की तरह नहीं बनना है, ये सब चीज़ें जो है यूनटे सोच रहा होता है। फिर इसके बाद हमें कार में दिखाया जाता है, दोनों लोग घर पहुंच गए होते हैं पार्किंग लॉट में। वो जो यूनटे का हाथ पकड़ता बोलता है यूनटे मुझे पता है तुम काफ़ी शौक में हो, आई गेस बेबी तुमसे मिलना चाहता है, पर मैं श्योर नहीं हूँ कि हम दोनों साथ में हैंडल कर पाएंगे कि नहीं, पर डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें अच्छे से खाना होगा, क्यों ना हम लोग आज की पार्टी करें, हाँ अगर तुम कुछ खाना चाहते हो तो मुझे बताओ। जिस पे यूनटे बोलता है मुझे कुछ नहीं खाना है, ये कह के वहाँ से चला जाता है और कार से निकल जाता है। वो शौक यूनटे के पीछे जाता है, उसे रोकता है और फिर उसका हाथ पकड़ता है, बोलता है क्या हुआ है तुम्हारे साथ यूनटे, ये इस वजह से है क्या क्योंकि तुम नर्वस हो, कोई बात नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस मुझ पर ट्रस्ट करो। जिस पर यूनटे बोलता है कैसे सब कुछ सही हो जाएगा। वो उसे बोलता है क्या, यूनटे बोलता है मैं ये सब के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ तो कैसे मैं बच्चे को लेकर सेलिब्रेट करूँ। वो उसे बोलता है यूनटे तुम अकेले नहीं हूँ, मैं भी हर कदम पे तुम्हारे साथ रहूँगा, तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो यूनटे बोलता है नहीं ये बात नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, क्या हो अगर मैं बेबी को देख ही ना पाऊँ, क्या हो अगर मैं बेबी को छोड़ के भाग जाऊँगा। ये सब यूनटे बोल रहा होता है, काफ़ी डर रहा होता है। जिस पर वूसियोक यूनटे को पकड़ के बोलता है यूनटे शांत होने की कोशिश करो। यूनटे रोने लगता है, बोलता है मैं इसी तरह बड़ा हुआ था तो कैसे मैं एक बच्चे को हैप्पीली बड़ा कर सकता हूँ। वो ये सब मतलब उसके दिमाग में बहुत सारे अजीब अजीब थॉट्स आने लगते हैं। बोलते हैं क्या होगा अगर बच्चा मुझे ना चाहता हो, अच्छा यही होगा कि मैं, तभी जो वूसियोक रहता है वो चिल्लाता है हाँ यूनटे, एंड आगे बोलता है तुम क्यों इस तरह से एक्ट कर रहे हो, अपना हाथ देखो सब स्क्रैच तुमने कर डाला है, चलो पहले अंदर चलते हैं और मेडिसिन लगाते हैं। एंड जिस पर वो यूनटे अपने मन में बोलता है मैं अपनी माँ से कुछ अलग नहीं हूँ, और फिर बोलता है मैं फ्रेश एयर के लिए थोड़ा बाहर जा रहा हूँ तो तुम पहले जाओ। वूसियोक बोलता है तुम नहीं चलना चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ चलूँ। यूनटे बोलता है नहीं मैं अकेले ठीक हूँ। वूसियोक उसे देखता है तो बोलता है यूनटे रुको, वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। वो यूनटे का हाथ पकड़ के बोलता है ये इस वजह से है ना क्योंकि तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते हो, अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, प्लीज़ मत जाओ प्लीज़ यूनटे। एंड जिस पर यूनटे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलता है मुझे बस थोड़ा सा समय चाहिए अकेले बैठ के सोचने के लिए, तो मुझे माफ़ कर दो। ये कह के यूनटे वहाँ से चला जाता है एंड वूसियोक वहीं पे रह जाता है। फिर हमें प्लेग्राउंड में दिखाया जाता है जहाँ पे एक माँ और बच्चा खेल रहे होते हैं, एंड माँ बच्चा जो रहते हैं काफ़ी खुश लग रहे होते हैं, एंड दूर से यूनटे ये सब देख रहा होता है। फिर दोनों लोग वहाँ से जा रहे होते हैं, दोनों को देख कर यूनटे को अपनी मदर की याद आ जाती है और अपने बचपन की याद आ जाती है। एंड यूनटे रोने लगता है और रोते बोलता है मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तभी यूनटे का मोबाइल जो है वो रिंग करता है, वो अपना मोबाइल देखते हुए बोलता है क्या,
अभी मैं ज़्यादा समय हुआ भी नहीं और अभी से कॉल करने लगा। उसे लग रहा होता है वो कॉल कर रहा है और तभी वो देखता है अननोन कॉल है एंड वो इधर उधर देखने लगता है। युंटे जो है वो कॉल उठाने वाला होता है एंड तभी वो कॉल इग्नोर कर देता है और अपना मोबाइल रखते हुए वहाँ से उठता है घर जाने के लिए। तो पीछे से वो एक रेड बाल वाला आदमी जो रहता है वो आता है, बोलता है किस तरह का पर्सन इस तरह से कॉल इग्नोर करता है, इसी तरह तुम्हें बड़ा किया गया है। मैं देख सकता हूँ युंटे, तुम कितने बड़े हो गए हो, इतनी बड़ी इसी जगह पे रहते हो। हाँ, तुम मुझे देख के हंस क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम मुझे देख के खुश नहीं हो? काफ़ी लंबा समय हो गया, तुम काफ़ी सुंदर भी हो गए हो। ऐसा लग रहा है तुम्हारे शुगर डैडी काफ़ी ज़्यादा पैसे अच्छे से तुम्हें दे रहे हैं। एंड जिस पर जो युंटे रहा था उसका हाथ झटकते हुए बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें अगर ऑलरेडी पता है तो तुम क्यों यहाँ पर आए हो? तुम वैसे भी मेरा पीछा करते रहते हो। एंड जिस पर रेड बाल वाला बोलता है पीछा करता रहता हूँ? जो तुम्हें चाहिए था मैंने सब कुछ दिया, जो तुमने कहा मैंने सब कुछ किया। क्या तुम अब भी मुझसे सेटिस्फाई नहीं हो? इस वजह से तुम मुझसे भाग गए थे। ये कहते हुए उसको कमर से पकड़ता है और फिर बोलता है कि अगर मैंने एक शब्द कहा तो तुम्हारी ये जो परफेक्ट दुनिया है ना जो तुमने बसाई है 1 सेकंड में ख़त्म हो जाएगी। तो अपने जो सपने हैं ना उससे उठो और वापस घर चलो। एंड जिस पर जो युंटे रहता है उसे ढकेलते हुए बोलता है सब तुम्हारी तरह नहीं है, तुम्हें पता भी है। तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ जो तुम्हारे साथ वापस जाऊँगा? जिस पर रेड बाल वाला गुस्से से बोलता है देखो कि कैसे एक्ट कर रहे हो, ऐसा लग रहा है ना किसी को समझाना पड़ेगी। कहते हुए उसे थप्पड़ मारता है और आगे बोलता है तुम तो बस एक गंदी नाली के कीड़े हो जो थोड़े से फेरोमोन्स के स्मेल से ना दौड़ता हुआ रेंगता हुआ चले आएगा, तुम्हें अब भी नहीं समझ में आता है। तो उसी तरफ युंटे जिसकी आंखों में आंसू आ गए होते हैं एंड तभी उसे जो नौजिया वाला जो रहता है ना उल्टी जैसा होने लगता है। एंड जिस पर रेड पालवा बोलता है क्या तुम प्रेग्नेंट हो? और फिर वो हंसते बोलता है हाँ, जितना मैंने सोचा था तुम्हारी ज़िंदगी उससे भी ज़्यादा झंड हुई पड़ी है। तुमने कहा था कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकते क्योंकि तुम रिसेसिव ओमेगा हो, पर ये कैसे हो गया? तुम यहाँ पे इसलिए पड़े हुए हो क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो गए हो। एंड जिस पर युंटे गुस्से से बोलता है ऐसा नहीं है। और रेड बालों वाला बोलता है हाँ मैं देख सकता हूँ तुम प्रेग्नेंट हो सकते हो। अगर ये मुझे पहले पता होता तो मैं पहले ही तुम्हें बेबी से यहाँ फंसा के रखता और मुझे ये सब चीज़ें इतनी मुसीबत से नहीं गुजरना पड़ता। युंटे बोलता है ज़्यादा सोचो मत, अगर मैं तुम्हारे बेबी से प्रेग्नेंट हो भी जाता तो मैं तुमसे शादी नहीं करता और मैं अबॉर्शन करा लेता। ये सुन के वो रेड बालों वाला और गुस्सा हो जाता है और फिर उसके पास्ट का हमें दिखाया जाता है जहाँ पे उसके फादर उसे डांट रहे होते हैं और उससे बोलते हैं मैंने तुम्हें एक काम दिया था करने को, तुम वो भी नहीं कर पाए थे, तुम्हें बस उनको खुश करके रखना था, पर नहीं तुमसे तो ये भी नहीं हो पाया और सब कुछ बर्बाद करके रख दिए। और यहाँ तक कि तुम कैमरा को भी हैंडल नहीं कर पाए, फिर से एक नए स्कैंडल में फंस गए और न्यूज़ में आ गए। देखो तुम बड़े होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहे, अपने छोटे भाई से तो कुछ सीख लो, अपने आप को संभालोगे कि नहीं। हवाईयोंग, हमें पता चलता है इसका नाम हवाईयोंग होता है और दूसरी तरफ उसका छोटा भाई पीछे से देख के उसे हंस रहा होता है एंड उसे देख के बोलता है गधा कहीं का। और ये सुनकर जो हवाईयोंग रहता है वो गुस्सा कर रहा होता है और वो सब ये बातों को सोच रहा होता है और कहता है कि मुझे इस तरह से नीचे निगाहों से मत देखो। तभी वो युंटे को गले से पकड़ता है, प्रेजेंट में आके होते हैं और बोलता है मैंने कहा ना मुझे इस तरह से मत देखो, जाके मर जाओ कहीं। फिर दूसरी तरफ हमें कार में वूसियोक को दिखाया जाता है और उसे अपने फादर की बातें याद आती है जब उसके फादर ने उसे बताया होता है कि शायद युंटे जो है वो प्रेग्नेंट है। जिस पर वूसियोक जो है वो कंफ्यूज रहता है। उसके फादर बोलते हैं हाँ पहले तो मैं श्योर नहीं था पर उसे अभी देखकर मैं श्योर हूँ। उसकी बॉडी जो है शायद चाइल्ड की वजह से काफ़ी हैवी फील कर रही है और वो लड़खड़ा रहा है इस वजह से क्योंकि वेट गेन होने की वजह से उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो शिफ्ट हो गई है। एंड जिस पर वो योंग बोलता है पर उसका जो स्टमक है वो बाहर तो नहीं निकला है और उसको मॉर्निंग सिकनेस भी नहीं आता है। उस पर फादर बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है कि इसका मतलब कि इंसान प्रेग्नेंट नहीं हो सकता है, चाहे जो भी हो, तुम उसे हॉस्पिटल ज़रूर लेके जाना। दूसरी तरफ वूसियोक अपने मन में बोलता है मैं ही केवल मतलब कि उसके फादर उससे बोलते हैं कि तुम ही एक इकलौते पर्सन हो जिस पे वो डिपेंड कर सकता है, तो उसका अच्छे से ख्याल रखना। एंड फिर वूसियोक अपने मन में बोलता है मुझे लगा कि वो बस ऐसे इसलिए एक्ट कर रहा है क्योंकि वो मेरे अगल बगल अभी तक कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा था। मैं कितना बड़ा इडियट हूँ, मैं इवन ये सब साइन नहीं देख पाया था। इवन मेरे फादर ने मुझे अच्छे से समझाया था, मैंने उससे कहा था कि मैं
उसे बस खुशी दूंगा, पर मैं ये भी नहीं कर पाया था। कैसे मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मुझ पर ट्रस्ट करेगा। वेल, यहाँ बैठ के गम मनाने का कोई मतलब नहीं है, इससे कुछ बदलेगा नहीं। पहले बाहर निकलते हैं, मुझे यूनिटी से तुरंत माफ़ी मांगनी होगी ये, और मैं आशा करता हूँ कि वो ज़्यादा दूर नहीं गया हो। ये सोचते हुए वो फर्स्ट फ्लोर पे पहुँचता है, एंड जैसे ही वो बाहर निकलता है देखता है काफ़ी अंधेरा हो गया होता है, एंड तभी उसको कुछ आवाज़ आती है, एंड वो जब साइड में मुड़ के दिखता है तो वो देखता है कि यूनिटी जो है वो नीचे पड़ा हुआ है, एंड जो रेड बाल वाला है वो उसे मार रहा होता है। उसे देख जो वो शौक रहता है तुरंत दौड़ता है और उस रेड बाल वालों की को खींच के मारता है, और रेड बाल वाला गिर जाता है। फिर यूनिटी को पकड़ता है, बोलता है यूनिटी तुम ठीक तो हो ना, मुझे माफ़ करना, मुझे पहले आ जाना चाहिए था। रेड बाल वाला हंसते हुए बोलता है इतनी छोटी सी बात पे क्या बवाल कर रहे हो, ये सब तो कुछ नहीं है, मैंने तो इससे बेकार इसे मारा है। ये सुनकर वो शौक बोलता है क्या, एंड फिर इसके बाद वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ता है और फिर उसको कॉलर से पकड़ता है, जिस पे वो रेड बाल वाला बोलता है क्या तुम मुझे मारने वाले हो, हाँ मार लो, कोई कोई ये इससे ये फैक्ट तो बदलेगा नहीं कि यूनिटी कुछ नहीं, बस मेरे लिए एक वैश्य के बराबर है। एंड ये सुनते ही वो शौक गुस्से से उसका गला दबाने लगता है, एंड फिर उसे मारना शुरू करता है, मुक्का ही मुक्का मारना शुरू करता है। एंड जिस पे जो क्या बोलते हैं जो मतलब कि रेड बाल रहता है उसे रोकना कहता है, लेकिन वो शौक को तो एकदम होश ही नहीं रहता है। एंड तभी पीछे से आवाज़ आती है जहाँ पर यूनिटी जो रहता है रोते हुए बोलता है वो शौक मेरा पेट दर्द कर रहा है बहुत तेज, बेबी क्या होगा अगर बेबी के साथ कुछ हुआ हो। एंड ये सुनकर यूनिटी की तरफ तुरंत वो शौक भागता बोलता है यूनिटी रुको, मैं हॉस्पिटल ले चलता हूँ। एंड दूसरी तरफ जो रेड बाल वाला रहता है वो उठता है, बोलता है क्या ड्रामा क्रिएट कर रहे हो, सिंस अब ये सब खत्म ही होने वाला है, क्यों ना हो हम सब साथ में एक साथ जाए। मतलब कि उसे मारने की बात कर रहा होता है, तुरंत चाकू निकालता है और वुसॉक पे अटैक करने वाला होता है। वुसॉक देखता है और तुरंत उसके अटैक को डिफेंड करने की कोशिश करता है अपने हाथ से, उसकी वजह से उसके हाथ पे चोट लग गई होती है। एंड ये सब देख के रेड बाल वाला बोलता है ये देखो क्या लव स्टोरी है, प्रिंस जो है अपने पुअर प्रिंसेस को बचा रहा है। वेल, अब अगली बार जो है तुम इस प्रिटी बॉय को ब्लॉक नहीं कर पाओगे, यानी कहते हुए दूसरा अटैक करने वाला होता है। एंड तभी उसके हाथ से चाकू गिर गया होता है, क्योंकि वहाँ पुलिस आ गई होती है और उसका हाथ पकड़ ली होती है और उसको अरेस्ट कर ली होती है। बाकी सब पुलिस भी वहाँ पहुँचती है और फिर एम्बुलेंस को कॉल किया जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें इमरजेंसी मेडिकल सेंटर दिखाया जाता है, जहाँ पर यूनिटी जो रहता है वो बेड पे होता है, वो बेहोश होता है और वो शौक उसके बगल में बैठा होता है। और फिर इसका डॉक्टर जो है वो शौक से पूछते हैं कि वो उनके गार्जियन हैं। एंड जिस पर वो शौक बोलता है हाँ क्या हुआ है, और नहीं डॉक्टर नहीं पुलिस वाला पूछता है। फिर पुलिस वाला बोलता है मुझे पता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, पर मुझे लगता है कि आपको ये जानना चाहिए। हमने जब जी होयांग के क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया तो हमें पता चला कि मिस्टर हान से रिगार्डेड 2 या 3 साल पहले भी इनके साथ इन्वॉल्विंग थे, और हम कंफर्म कर सकते हैं रीसेंट केस से कि उनको टेक्स्ट मैसेजेस द्वारा थ्रेट्स भेजे जा रहे थे वो बर्नर फ़ोन का यूज करके। अगर आप स्टेशन आएंगे तो हम और भी आपको डिटेल्स दे सकते हैं। और फिर इसके बाद ये सब सोच के मतलब वो शौक ये सब सोच ही रहा होता है और अपने मन में बोलता है मेरे मन में जो सवाल चल रहे थे उसके जवाब मुझे मिले तो, पर किसी और से मिले, उसी वजह से वो मुझे इतना अवॉइड कर रहा था। पर ये सब का जवाब जानने के लिए मुझे यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, मुझे नहीं पता था। मुझे उसका कभी हाथ छोड़ना ही नहीं चाहिए था। अगर मैं कार से पहले निकल गया होता, पहले उसके पास पहुँच गया होता, तो मैं उससे क्या कहूँगा अगर वो जब उठेगा। मेरा मन जो है, मेरे मन में सब कुछ एकदम उलझ गया है, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। पर मैं एक चीज़ क्लियर है मेरे मन में कि मेरे पास कोई अधिकार नहीं है उससे कुछ बोलने का। फिर डॉक्टर आती है, डॉक्टर बोलती है तुम्हारे रिपोर्ट्स जो है वो काफ़ी नॉर्मल है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। अब तुम्हें एडमिट रहने की ज़रूरत नहीं हॉस्पिटल से, और बेबी जो है वो भी काफ़ी स्ट्रांग था, तो डैड आप भी स्ट्रांग रहना और अच्छे से अपना ख्याल रखना, ठीक है, आप घर जा सकते हो। फिर ये करके डॉक्टर चले जाते हैं। डॉक्टर के जाते ही वहाँ शांति छा जाती है, कोई एक दूसरे से कुछ नहीं बोलता। यूनिटी जो है अपने पेट पे हाथ रखता अपने मन में बोलता है मुझे तो पता भी नहीं था अभी तक कि ये एग्जिस्ट करता था। जब मुझे पता चला था मैंने उसे उसका वेलकम तक नहीं किया था। मैं बार बार अपने आप को मना करता रह रहा था और तो भी तुम मेरे पास रहे, तुम यहाँ से नहीं गए।
तभी जो वूसियोक रहता है बोलता है तुम ठीक तो हो ना। यूनटे बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। पर वूसियोक ये क्या है, ये कहते हुए उसके हाथ पे जो पट्टी लगी रहती है उससे बोलता है, एंड जिस पर वूसियोक जो अपना हाथ छुपाते हुए बोलता है अरे बस छोटा सा कट है, डॉक्टर ने ऑलरेडी ट्रीट कर दिया है तो मेरे बारे में चिंता मत करो। यूनटे बोलता है पर मैं ब्लड देख सकता हूँ तुम्हें कि ये हवा योंग ने किया है। और फिर अपने मन में बोलता है कि अगर मैंने इससे पहले डेट नहीं किया होता तो वो इस तरह से हर्ट नहीं हुआ होता आज। नहीं, मुझे बाहर ही नहीं जाना चाहिए था, सब मेरी गलती है। तभी वूसियोक यूनटे का हाथ पकड़ता है, बोलता है यूनटे तुम क्या सोच रहे हो, जब यहाँ पे तुम लेटे हुए थे तो मेरे मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे, किस तरह की ज़िंदगी तुम अभी तक जीते थे, तुम कि मेरी ऊपर रिलाई कर सकती हो क्योंकि मैं अब काफ़ी डिपेंडेबल हो गया हूँ। क्यों मैं तुम्हारे लिए बाहर नहीं गया देखने, सब कुछ सोचने के बाद मुझे लगता है सब मेरी गलती थी, मुझे माफ़ करना। तभी यूनटे जो रहता है बोलता है ऐसा मत कहो वूसियोक, तुमसे मिलने से पहले मैं किसी तरह का भी प्यार एक्सेप्ट करने को तैयार था जब तक मुझे कोई ऑफ़र करने वाला था, और रिटर्न में मैं उन्हें देने के लिए भी तैयार था जिस तरह का प्यार मैं जानता था। मेरी मॉम जो है वो इसी तरह थी। मैंने आपको कन्विंस किया कि मैं डरूंगा नहीं। इवन जो है मेरे दिल में इतनी तेज़ धड़कनें बढ़ती जा रही थी, ये सब प्यार की वजह से था। मुझे ये सब अच्छा लगा क्योंकि मुझे प्यार था। आई गेस जो सेब है वो ज़्यादा दूर पेड़ से ज़्यादा दूर नहीं गिरता, मतलब कि एक कहावत नहीं है एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम ट्री। ओके, पेड़ से सेब जो है वह ज़्यादा दूर नहीं गिरता, मतलब कि अगर पेड़ से सेब गिरा तो उसके कैरेक्टर भी वही उसी के पेड़ जैसे ही होंगे। तो फिर बोलता है कि तुम क्या सोचते हो, एंड जिस पर वूसियोक बोलता है यूनटे हंसते हुए बोलता है पर अब कुछ सब कुछ सही है। अब मुझे पता चला है कि एक्चुअल प्यार का मतलब क्या होता है। मुझे रियलाइज़ होने में बहुत लंबा समय लग गया। इवन तुम मुझे अपना प्यार दिखाते थे और तुम मुझे अपनी तरीके से प्यार करते थे। एंड जिस पर वूसियोक बोलता है यूनटे इवन तुम पूरी ज़िंदगी जो है रियलाइज़ किए बिना भी अगर रहते तो भी मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता। मैं वो पर्सन बनना चाहता हूँ जिसे तुम देख कर सेफ फील कर सको। तुम और तुम्हारी बेबी की सेफ्टी और तुम्हारी बेबी और तुम्हारी हैप्पीनेस, यही मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो तुम मेरे साथ रहोगे ना हमेशा के लिए। ये कहते हुए दोनों लोग किस करते हैं और फिर यूनटे बोलता है ऑफ कोर्स ये कोई कहने की बात है, मैं 100 बार कहूँगा। और फिर इसके बाद विंटर जो है वो धीरे धीरे बीतने लगता है और नई विंटर आने लगता है, स्नोफॉल शुरू हो जाता है। और जब वूसियोक के पेरेंट्स को ये बात पता चलती है क्या सब हुआ है तो वो सब बहुत गुस्सा करने लगते हैं और वो सब मतलब कि ऑब्वियस सी बात है वूसियोक की यूनटे की साइड लेते हैं और जो भी मतलब सपोर्ट और कंफर्ट वो प्रोवाइड कर सकते हैं वो अपने सन इन लॉ को प्रोवाइड करते हैं। यहाँ तक कि उसकी मदर, वूसियोक की मदर तो गालियाँ दे रही होती कि उसका तो मेड पार्टे काट देना चाहिए, कैसा बनता है। एंड उसके डैड चुप करा रहे होते हैं। वूसियोक के फादर जो है काफ़ी मतलब हार्ड टाइम से गुजरे हैं, मतलब अपनी उसकी मदर को संभालते हुए बहुत मुश्किल से चुप कराए थे। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वूसियोक और यूनटे मदर फादर से बात कर रहे थे, वूसियोक के मदर फादर से। वूसियोक के फादर मतलब जो पेरेंट्स होते बोलते वूसियोक यूनटे से बोलना कि उसने बहुत अच्छा जॉब किया है, जो भी सब मेस क्रिएट किया था हुआ था इससे। एंड वूसियोक बोलता है वो एक्चुअली कॉल सुन सकता है। एंड फिर इसके बाद वो यूनटे की तरफ कॉल मुँह करता है एंड उसकी मदर बोलती है ओ डार्लिंग मुझे नहीं पता था कि तुम सुन रहे हो। फादर बोलते हैं चाहे जो भी हो मुझे खुशी है ये बात जान के कि तुम अब ठीक हो। यूनटे तुम श्योर हो ना तुम भी ठीक हो। एंड जिस पर यूनटे बोलता है हाँ मैं परफेक्टली एकदम ठीक हूँ, वूसियोक मेरा बहुत अच्छे से ख्याल कर रहा है और मैं अच्छा होता जा रहा हूँ। उसके डैड बोलते हैं चाहे जो भी हो अगर तुम्हें थोड़ा सा भी अच्छा ना लगे तो तुरंत हॉस्पिटल जाना। यूनटे बोलते हैं हाँ डैड आप मेरी फ़िक्र कर रहे हैं उसके लिए शुक्रिया। डैड बोलते हैं चिंता मत करो और अच्छे से रहना। और वूसियोक क्या हॉस्पिटल में कुछ कहा गया था। एंड जिस पर वूसियोक बोलता है लकीली बस ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, मैंने अपना भी ड्रेसिंग अच्छे से चेंज कर लिया है, बस छोटी सी कट थी। एंड फिर इसके बाद तभी जो यूनटे रहता है उसे कुछ एहसास होता है एंड वो तुरंत अपने पेट पे जो है हाथ रखता है और बोलता है ओह माय। एंड तभी जो वूसियोक रहता है वो बोलता है यूनटे क्या हुआ है। एंड ये कह के मतलब अचानक से फ़ोन कट हो जाता है एंड दोनों मदर फादर जो है वो थोड़े उदास हो जाते हैं कि उन लोगों ने फ़ोन काट दिया है। तो उसी तरफ यूनटे
लेके वूसॉक परेशान होता है, बोलता है क्या हुआ है इस बार, क्या दर्द हो रहा है तुम्हारे पेट में। एंड जिस पर यूनटे बोलता है नहीं मैं दर्द में नहीं हूँ, ये मूव कर रहा है। वूसॉक बोलता है क्या, यूनटे बोलता है ये देखो मैं यहाँ फील कर सकता हूँ, देखो। एंड बेबी जो है मूव करता है। एंड वूसॉक बोलता है आई गेस बेबी हमारे कन्वर्सेशन को ज्वाइन करना चाहता था। यूनटे बोलता है क्या वो समझ सकता है, वूसॉक बोलता है हाँ वो सब कुछ सुन सकता है। एंड यूनटे बोलता है तो अभी तक मैंने जो भी कहा सब बेबी ने सुना, बेचारा। एंड वूसॉक बोलता है बेचारा क्यों। यूनटे बोलता है ऐसा लग रहा है कि मैं बस ऐसे कह रहा हूँ कि ये मुझसे कहना चाह रहा है कि प्लीज़ मुझे जानो कि मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ। ये पूरे टाइम मेरे पास था पर मैंने उसे पहचाना नहीं, और जो भी चीज़ें मैंने अभी तक कही शायद उससे वो डर गया होगा, वो बहुत डर रहा होगा कि वो इस दुनिया से अचानक से गायब ना हो जाए। एंड जिस पर वूसॉक बोलता है तुमने कहा था कि तुमने वो सब चीज़ें इसलिए कही थी क्योंकि तुम्हें डर था यूनटे, बेबी समझ सकता है। एंड फिर इसके बाद यूनटे अपने मन में बोलता है मुझे अभी वो सब बातें थोड़ी थोड़ी याद है जो मेरी मॉम ने कहा था। उसकी मॉम अक्सर कहती है कि अगर वो नहीं होता तो शायद वो खुश होती। एंड फिर इसके बाद यूनटे बोलता है अपनी बेबी से आई एम सॉरी, मैं अब भी मैच्योर नहीं हूँ काफ़ी, और अपनी एंजाइटी की वजह से मैंने तुम्हें ब्लेम किया। मुझे पता है काफ़ी लेट हो गया है पर हमें चूज़ करने के लिए बहुत शुक्रिया। ये कहते हुए यूनटे रोने लगता है। तभी वूसॉक जो रहता है उसे चुप कराने लगता है, बोलता है ओहो हमारा यूनटे कितना बड़ा हो गया है, और उसके बाद भी रोता है, उसे चुप करा रहा होता है बेचारा, लेकिन यूनटे रोए जा रहा होता है। एंड फिर इसके बाद यूनटे जब रो लेता है फिर वूसॉक बोलता है यूनटे अब शांत हो गए तुम। यूनटे बोलता है हाँ तुम्हें पता है वूसॉक मैं सोच रहा था। एंड जिस पर जो वूसॉक रहता है बोलता है हाँ क्या सोच रहे थे तुम। यूनटे बोलता है हमारा बेबी जो है उसका नाम नहीं है अभी तक। वूसॉक बोलता है हाँ तुमने सही कहा। यूनटे बोलता है कैसे रहेगा कि हम चुकबुंग उसका नाम रखें। चुकबुंग का मतलब होता है ब्लेसिंग। एंड जिस पर वूसॉक बोलता है चुकबुंग। एंड यूनटे बोलता है हाँ हमारा बेबी हमारा प्यार है और हमारी ज़िंदगी है, और हमारे लिए हमारी ज़िंदगी में पहली ब्लेसिंग है। मैं बस आशा करता हूँ कि हमारा बेबी जो है वो अच्छा रहे। एंड तभी जो वो वूसॉक रहता है वो यूनटे का चेहरा अपनी साइड करता है और उसके माथे पे किस करता है। जिस पर यूनटे बोलता है क्या हुआ ये किस वजह से। एंड जिस पर फेस के वजह से किस करते हुए बोलता है चुप उनको ये पसंद आया। एंड जिस पर जो यूनटे रहता है बोलता है तुम क्या कह रहे हो। वूसॉक बोलता है मैं बस खुश हूँ, तुम चाहते नहीं हो क्या मैं करूँ। और फिर अपने मन में बोलता है कितना प्यारा लगता है, और ऑब्वियस सी बात वो अच्छा फील कर रहा है। तभी यूनटे बोलता है ऐसी बात नहीं है, काफ़ी वक्त हो गया है इस तरह की चीज़ें किए हुए। एंड जिस पर वूसॉक बोलता है अगर तुम अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हो तो मैं रुक सकता हूँ। एंड ये सुनकर यूनटे अपने मन में बोलता है नहीं, यूनटे को देखकर वूसॉक अपने मन में बोलता है वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड फील कर रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। तभी उसके जो चेस्ट रहता है उस पर वो टच करने लगता है, पिंच करने लगता है। एंड बोलता है यूनटे क्या तुम अब भी अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हो। एंड जिस पे यूनटे कुछ नहीं बोलता है। एंड तभी जो वूसॉक रहता है यूनटे के मतलब कि मेन पार्ट को टच करता है, बोलता है मैं तुम्हें बहुत अच्छा फील कराऊंगा, और जब भी तुम्हें अनकम्फर्टेबल फील करे तो तुम बताना, मैं रुक जाऊंगा। फिर धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और धीरे धीरे वो वक्त आ जाता है जब वूसॉक मतलब यूनटे का ड्यू डेट आ जाता है और वो सब हॉस्पिटल पहुंचते हैं। जहां पर हॉस्पिटल में यूनटे जो रहता है वो अंदर ऑपरेशन थिएटर रूम में रहता है। एंड वूसॉक बाहर इंतज़ार कर रहा होता है। और फिर इसके बाद जब हमें थोड़ा पास्ट का दिखाया जाता है, जब वूसॉक मतलब कि यूनटे जो है वो जाने वाला होता है सर्जरी में, जहाँ पे यूनटे उससे बोलता है वूसॉक तुम्हें क्या लगता है सर्जरी में बहुत दर्द होगा। एंड हमें साफ तौर पे दिखाया जा रहा होता है कि यूनटे डर रहा होता है। एंड जिस पर वूसॉक उससे बोलता है ज़्यादा डरो मत, ऐसे बस सोचो कि तुम बस एक छोटी सी नाप लेने वाले हो, उसके बाद जो है चुकबुंग जो रहेगा हमारी बाहों में आ जाएगा, सब कुछ ठीक रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जब वो सर्जरी रूम में जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उसे कहते हैं कि आप रिलैक्स हो जाइए, सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन यूनटे जो है वो डर रहा होता है। तभी उसे वूसॉक की एक बात याद आती है कि तुम एक छोटी सी नैप के बाद जब बाहर आओगे तो हमारे बाहों में चुकबुंग रहेगा और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और फिर ये सोचते हुए वो मतलब कि सो जाता है, सो क्या जाता है, बेहोश हो जाता है एनेस्थीसिया से, और उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। एंड वहीं पे चुकबुंग जो रहता है हमारा वो पैदा हो गया होता है।
फिर हमें दिखाया जाता है बेबी पैदा हो गया होता है एंड वू सियोक के पेरेंट्स बेबी से मिलने आए होते हैं एंड और हमें बेबी को दिखाया जाता है शी इज़ लुकिंग सो क्यूट सो क्यूट सो क्यूट एंड उसकी ग्रैंडमा बोलती है ओ माय गुडनेस शुगुन कितनी प्यारी है, पता नहीं किस पे गई है। जिस पे वू सियोक बोलता है किस पे गई होगी, अपने डैड पे गई है, मतलब वो यूनटे की बात कर रहा होता है। यूनटे बोलता है मैं श्योर हूँ जब वो बड़ी होगी तो बिल्कुल वू सियोक की तरह दिखेगी। मैं आशा करता हूँ कि वो स्ट्रॉन्ग पर्सन और काइंड और अमेजिंग हो बिल्कुल तुम्हारी तरह। एंड तभी जो वू सियोक के डैड रहते हैं बोलते हैं अगर सोचा जाए तो तुमने बेबी का नाम सोचा या तुम अभी लास्ट टाइम की तरह सोच ही रहे हो। जिस पे यूनटे बोलता है ओ वू सियोक और मैंने इसके बारे में सोचा, हमने इसका नाम यूनवू लिम यूनवू रखने को सोचा है। जिस पे डैड बोलता है यूनवू इसका कोई स्पेशल मीनिंग है। एंड जिस पे यूनटे बोलता है ओ ये चाइनीज़ कैरेक्टर है, यून का मतलब है ज़्यादा, वू का मतलब जेंटल। एंड जिस पर उसके डैड बोलते हैं तुमने बहुत प्यारा नाम सोचा है। यूनटे बोलता है ऐसा कहा जाता है कि लोग अपने नाम पर जीते हैं। तो यहाँ पे ग्रैंडमा आती है, बोलती है ओ माय देखो ऐसा लग रहा है वो हंस रही है, ऐसा लग रहा है उसे अच्छा लग रहा है हम लोग उसके नाम को लेके बात कर रहे हैं। तो वो सच में बहुत क्यूट लग रही होती है। वू सियोक बोलता है देखो मैंने कहा था ना ये बिल्कुल यूनटे तुम्हारी तरह दिखती है। एंड जिस पर यूनटे बोलता है कि मैं सच में इतना सुंदर हूँ। एंड जिस पर वो बोलता है हाँ एक्चुअली तुम मुझसे भी ज़्यादा सुंदर हो। फिर इसके बाद धीरे धीरे स्नो मतलब जो ब्रांचेस ट्री के ब्रांचेस पे स्नो रहती है वो मेल्ट हो जाती है और फ्लावर्स जो है वो ब्लूम करना शुरू कर देते हैं और उन बीच बहुत सी चीज़ें घटित होती है। और सबसे बड़ी बात तो ये रहती है कि जो वू सियोक और हावा योंग मतलब जो रेड बाल वाला उन दोनों के बीच में जो फाइट हुई रहती है वो सब पूरा इंटरनेट पे वायरल हो गया होता है। उसको लेके बहुत सारी पोस्ट रहती है जिसपे वू सियोक को लेके बहुत सारे कमेंट्स होते हैं और ऐसा लग रहा होता है कि लोग उसी पल का इंतज़ार कर रहे होते हैं, उसी चीज़ को मतलब कि देखना चाहते थे। लोग ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं पर ज़्यादा टाइम नहीं लगता और वो सियोक का नाम साफ कर दिया जाता है। जी हवा योंग को लेके बहुत सारी एविडेंस मिलते हैं जिससे पता चलता है कि जी हवा योंग ने और क्या क्या किया है। उसे इंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट से निकाल दिया जाता है और मीडिया धीरे मतलब तुरंत जो अपना टारगेट है वो चेंज कर लेती है और फिर वो हवा योंग को निशाना बना लेती है, उसको ब्लेम करने लगती है। और हवा योंग को लेके बहुत सारे न्यूज़ आते रहते हैं लेकिन जो यूनटे रहता है वो उस न्यूज़ को इग्नोर करना चाहता है पर कहीं ना कहीं से उसे न्यूज़ मिल ही जाती है। धीरे धीरे जो है स्प्रिंग से विंटर में वापस मौसम चेंज हो जाता है और धीरे धीरे वो चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगता है। ऑफ कोर्स उसे थोड़ी सी तो सेटिस्फेक्शन मिली है क्योंकि जो उसका बुलियर था जो उसको मारता पीटता था उसके साथ मतलब कि जो होना चाहिए था वही हुआ। फिर हमें दिखाया जाता है दोनों लोग को बेडरूम में जहाँ पे किस कर रहे होते हैं एंड दूसरी तरफ जो हमारा यूनटे है वो थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा होता है जिस पर वो उसे खुद से बोलता भी है तुमको ज़्यादा याद नहीं। तभी यूनटे बोलता है प्लीज़ करो ना। एंड वो उसे बोलता है अच्छा ठीक है पर तुम श्योर हो ना क्योंकि नीचे मेरे पेरेंट्स से वो आवाज़ सुन सकते हैं। जिससे बोलता है अरे यार करो फिर दोनों लोग मतलब करते हैं। एंड फिर इसके बाद जो मतलब यूनटे है उसको वो चीज़ का एहसास होने लगता है कि जो प्यार वो चाहता था उसकी ज़िंदगी में वो प्यार उसको मिल गया है और उसको बहुत बार आई लव यू कहता है और अपने मन में बोलता है तो मैं उसे बहुत बार आई लव यू बोलना चाहता हूँ। एंड फिर इसके बाद उससे बोलता है वो सियोक इधर मेरे पास आओ। एंड वो सियोक जब उसके पास आता है बोलता है थैंक यू मुझे सिखाने के लिए कि प्यार क्या होता है, थैंक यू मेरा दिल खोलने के लिए और मुझे अपने आप से मिलाने के लिए, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिस पे जो वो सियोक रहता है बोलता है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ यूनटे। एंड यूनटे अपने मन में बोलता है मुझे पता है आगे हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे पर चाहे जो भी मेरे सामने आए मैं अब कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं उन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकता हूँ। अब मेरे पास वो लोग हैं जिन्हें मैं प्यार करता हूँ और वो लोग हैं जो मुझसे प्यार करते हैं। एंड हमें एक छोटी सी क्यूट सी प्यारी सी फैमिली दिखाई जाती है। एंड यहीं पर ये जो चैप्टर है और स्टोरी है यहीं पे द एंड होती है। इट्स सच अ लवली एंड ब्यूटीफुल शॉर्ट ओमेगा वर्स स्टोरी जिसमें हमें एक प्यारी सी बेबी देखने को मिलती है एंड आई लव इट। ओके तो अब नया कुछ शुरू करेंगे तो हम नया मिलेंगे। बाय बाय।